प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। पहले 2 लेक्चर्स में जो हमने कंसेप्ट सीखे हैं उसका पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट विद अ न्यू कंसेप्ट। गाइस, पहले लेक्चर में हमने देखा था दैट व्हेनेवर 2 एटम्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, there will be attraction between these atoms. लेकिन guys, if these 2 atoms come too close to each other, then there will be repulsion. तो ये हमने ग्राफिकली सीखा था। हमने देखा था ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स एंड दिस ग्राफ लुक लाइक दिस। इसमें गाइस मैंने आपको बताया था वो लोकेशन जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, उस लोकेशन पे फोर्स बिटवीन द एटम्स इज एक्चुअली जीरो. This is the region where there is attraction between the atoms and this is the region when there is repulsion between the atoms. इसका मतलब स्टूडेंट्स, if two atoms are close to each other, there will be attraction, तो वो ये region है. But if they come too close to each other, then there will be repulsion, वो ये वाला region है. And guys, this is the location where force between the atoms is zero, where potential energy is minimum. एंड फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन देखा था F इक्वल टू माइनस du by dr. दिस वाज फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर व्हिच वी डिड इन लेक्चर 1. सेकंड कंसेप्ट हमने देखा था गाइस कि इलास्टिसिटी का कंसेप्ट क्या होता है. सो इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड. तो गाइस, सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है एंड इफ आई अप्लाई फोर्स ऑन बोथ साइड्स. अब गाइस, अगर ये फोर्स को हम अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा. एक्चुअली शेप चेंज हो जाएगा बोलना बराबर नहीं है, उसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा. तो इसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा लेट्स से बाय डेल्टा एल एंड इसका ओरिजिनल लेंथ है एल. नाउ गाइस, इफ आई रिमूव दिस फोर्स द ऑब्जेक्ट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप. दिस कंसेप्ट इज नोन एज इलास्टिसिटी. फिर गाइस, इलास्टिसिटी ज्यादा है कि कम है कैसे पता चलता है? देयर इज समथिंग नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. और जब भी आपका लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो यंग्स मॉड्यूलस इंपॉर्टेंट होता है. तो स्टूडेंट्स, इफ द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉड्यूलस इज हाई, दिस मींस दैट द डिफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी लेस. यानी कि गाइस, इसका जो लेंथ है इट विल इंक्रीज बाय स्मॉल अमाउंट. तो व्हेनेवर यंग्स मॉड्यूलस इज हाई, डिफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी लेस, एंड व्हेनेवर डिफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस, it is easy for the object to come back to original shape. This means that elasticity will be high. So guys, a quick summary. Whenever there are two atoms, they will attract each other. It is denoted by this region in this graph of potential energy versus distance. And if these two atoms come very close to each other, there will be repulsion. It is denoted by this region. And guys, this is the location where potential energy between the atoms is minimum and the force between the atoms becomes zero. इसके बाद फिर guys हमने देखा कि when you apply force on a rod from both sides, the length of the rod will increase. And now when the rod comes back to its original shape, when the force is removed, this concept is known as elasticity. How do I know whether a material is highly elastic? If it comes back to its original shape easily, then it is known as an elastic material. So how do I know whether it is elastic? If the value of Young's modulus is high, then the deformation of the object will be less. So it will be easy for the object to come back to its original shape, and therefore it will be more elastic. And now guys, there is also something known as plasticity. अगर आपने ऐसे फोर्स अप्लाई किया और यहाँ पे अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, तो इन दैट केस वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लास्टिक. एंड गाइस, हर एक इलास्टिक मटेरियल प्लास्टिक बन सकता है बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट. ये भी हमारा कंसेप्ट है. तो गाइस, यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी. इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड. प्लास्टिसिटी इज परमानेंट डिफॉर्मेशन इन द ऑब्जेक्ट व्हेन वी अप्लाई फोर्स. सो दिस इज समरी ऑफ लेक्चर 1. लेक्चर 1 में हमने फिर एक इक्वेशन भी देखा था. वी सॉ हुक्स लॉ. हुक्स लॉ टेल्स अस दैट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. अब गाइस, हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. इफ इट इज अबाउट लेंथ, इफ द लेंथ इज इंक्रीजिंग, देन स्ट्रेस बिकम्स इक्वल टू y टाइम्स स्ट्रेन, वेयर y इज नोन एज यंग्स मॉड्यूलस. फिर गाइस, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज गिवन बाय फोर्स अपॉन एरिया एंड दिस इज इक्वल टू y इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन गाइस? इट इज गिवन बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ.
तो ये हमारा इक्वेशन बनता है, पर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके याद कैसे करते हैं देखना. वी विल ऑलवेज रिमेंबर दिस एज डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई. हमने इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए लेक्चर 1 में एंड ऑल्सो इन लेक्चर 2. हर बार हम लोग डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं when there is change in length. इसका मतलब when there is Young's modulus, we will go for this equation. So this is the summary of entire lecture 1. Now what is the summary of lecture 2? In lecture 2, we saw something known as shear stress. So when do you have shear stress? When force is parallel to the surface. तो guys मैं lecture 2 का summary अभी start कर चुका हूँ. Suppose ये आपका एक cube है and if I apply a force which is parallel to the top surface and also parallel to the bottom surface and this force is equal and opposite, then in this case the shape of the object will change, and because the shape of the object changes we have a new modulus of elasticity here which is known as shear modulus, or it can also be called as modulus of rigidity. अब देखना this entire object is now bent at angle theta. This is known as shear strain, or it is also known as shear angle. So now guys, if this distance is x and the height of the cuboid is h, so this theta is known as shear angle or shear strain. So I'll write theta is equal to shear strain, and this is equal to approximately tan theta because theta is small, and therefore shear strain will become equal to x upon h. Now guys, again we will use Hooke's law. So here we'll write shear stress is proportional to shear strain. And now if I remove proportionality, इस बार जो constant आएगा उसको shear modulus या modulus of rigidity बोलते हैं, और यहाँ shear stress क्या होगा, फिर से वो हो जाएगा force upon area. The difference is यहाँ force क्या होता है parallel to surface, and यहाँ पे elasticity का जो constant है वो आता है shear modulus, and shear strain मैंने ऊपर explain कर दिया x upon h आता है. This is the equation from which you can solve all questions related to shear stress and shear strain. So guys, अभी overall summary so that we can start today's lecture. We are going to start today's lecture at this location. लेकिन पहले हम लोग है ना बहुत सारा अच्छे से एक summary कर देते हैं. तो guys आपको क्या समझना है? When you have two atoms and they are separated by distance r, there will be attraction between the atoms. But if they come too close to each other, then there will be repulsion. This can be understood beautifully through this graph. This region represents attraction between the atoms. This region represents repulsion between the atoms, and this is the location where potential energy is minimum, or this is the location where force between the atoms is equal to 0. Force is given by minus du by dr. Then guys, if I apply force on an object from both sides, the length of the object will increase. Now if the object comes back to its original shape when I remove the force, this concept is known as elasticity. If the object does not come back, if there is permanent deformation, then it is known as plasticity. Now guys, how do I know whether a material is more elastic or less elastic? If the value of Young's modulus is more, then deformation in the object is less. So object will come back to its original shape more easily, and therefore it is more elastic. After this, we have seen Hooke's law. Stress is proportional to strain. Okay, which type of stress? All types of stress are proportional to their corresponding strain. जैसे for example, longitudinal stress is proportional to longitudinal strain. Shear stress is proportional to shear strain. But now if I remove this proportionality sign, I will write Young's modulus when I am talking about longitudinal stress and longitudinal strain. This is longitudinal stress, force upon area. इसमें force होता है perpendicular to the surface. शब्दों को ध्यान से सुनना. Longitudinal stress में फोर्स होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस, एंड गैस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. इसको रीअरेंज करके आप लिख दो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई. उसके बाद गैस shear stress क्या होता है? when the force is parallel to the surface. इससे ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जाता है. तो आप देखना यहाँ ऑब्जेक्ट बेंट हो गया एट सम एंगल थीटा. दिस एंगल थीटा इज shear strain and this is equal to tan theta which is equal to x upon h. So shear strain is given by x upon h. Again we will use Hooke's law. So shear stress is proportional to shear strain, and if I remove this proportionality, इस बार constant आएगा modulus of rigidity और shear modulus. सिर्फ आपको एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा, जब longitudinal stress की बात हो रही है
तब ये फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, और जब shear स्ट्रेस की बात हो रही है तब ये फोर्स पैरेलल टू द सरफेस होता है। दिस इज द एंटायर कंसेप्ट गाइस। लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। यहां तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो यस लिख दो। अभी आज का लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं गाइस। जब मैं आपको बताऊंगा तब वो पॉइंट आप लिख लेना। अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कंसेप्ट समझने का ट्राई करते हैं गाइस। देयर इज वन मोर टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इट इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एंड उसी से एक और मॉड्यूलस आता है, दिस मॉड्यूलस इज नोन एज बल्क मॉड्यूलस। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। आप अभी मत लिखना, पहले आप समझ लो। सपोज गाइस वी हैव अ ऑब्जेक्ट, let's say we have a cube. Now guys, if I apply pressure from all sides, if I apply pressure from all sides, left, right, up, down and front and back, तो मैं सब तरफ से अगर प्रेशर अप्लाई करता हूं ऑन दिस ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर वॉल्यूमेट्रिक चेंज आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक नया मॉड्यूलस आता है विच इज नोन एज बल्क मॉड्यूलस। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनता है, वापस वही कंसेप्ट है। हुक्स लॉ टेल्स अस दैट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, पर मैं यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दूंगा। मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लेंथ की बात नहीं कर रहे, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक वर्ड ऐड कर दूंगा, मैं बोल दूंगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस is proportional to volumetric strain. Okay, now what is volumetric stress guys? Volumetric stress मतलब पूरे वॉल्यूम में जो हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो पूरे वॉल्यूम में जो हम स्ट्रेस लगा रहे हैं उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। तो बेसिकली गाइस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज नथिंग बट प्रेशर। तो मैं यहाँ बोलूंगा प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? इट इज गिवन बाय चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। जैसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन करते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। मैंने माइनस साइन क्यों लगाया है, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कम होने वाला है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिला के पॉजिटिव हो जाए ताकि हम प्रेशर को पॉजिटिव कंसिडर करें, इसीलिए बस ये माइनस साइन है। अब बस इस बार मैं जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू B टाइम्स माइनस dV बाई V। अब गाइस इसी को बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस, एंड दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ मॉड्यूलस दैट वी नीड टू सी इन दिस चैप्टर। अब गाइस आपको एक बहुत अच्छा समरी देता हूं तो आपको फिर एकदम ही इजी हो जाएगा, फिर हम लिखेंगे भी इसको। गाइस आपको क्या समझना है, अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को दोनों तरफ फोर्स लगाते हो तो इस ऑब्जेक्ट का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। इसमें यंग्स मॉड्यूलस इंपॉर्टेंट होता है, यंग्स मॉड्यूलस। इसके लिए मेन इक्वेशन क्या याद रखना है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। लेकिन स्टूडेंट्स अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हो विच इज पैरेलल टू सरफेस, जैसे कि आप देखो यहाँ पे एक क्यूब है, आपने ऊपर एक फोर्स लगाया पैरेलल टू सरफेस, बॉटम पे भी फोर्स लगाया पैरेलल टू सरफेस, इक्वल एंड अपोजिट, तो इसका शेप चेंज हो जाता है। इस केस में गाइस आपका यंग्स मॉड्यूलस इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इस केस में इंपॉर्टेंट होगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और इस एंगल को बोलते हैं शियर स्ट्रेन। तो इस केस में इंपॉर्टेंट है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉड्यूलस। इसमें क्या इक्वेशन ध्यान में रखना है, F अपॉन A इज इक्वल टू एटा टाइम्स x अपॉन h, या तो मैं ज्यादा अच्छे से ऐसे भी याद कर सकता हूँ कि F अपॉन A इज इक्वल टू एटा टाइम्स थीटा। हाँ, अब वो थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा की वैल्यू x अपॉन h हो जाती है फॉर अ क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा इक्वेशन है। और अब मैंने आपको आज क्या सिखाया, ये न्यू कंसेप्ट है कि अगर लेंथ की बात हो रही है तो यंग्स मॉड्यूलस, अगर शेप की बात हो रही है तो शियर मॉड्यूलस, अगर वॉल्यूम की बात हो रही है तो बल्क मॉड्यूलस। तो यारो अगर अपने पास सपोज एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है एंड इफ यू अप्लाई प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स, तो ये जो प्रेशर है विच आई एम अप्लाइंग फ्रॉम ऑल साइड्स, यही होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया। तो इसमें फिर कौन सा मॉड्यूलस इंपॉर्टेंट हो जाता है, बल्क मॉड्यूलस D। और फिर इसमें इक्वेशन क्या याद रखना है, P इज इक्वल टू B टाइम्स माइनस dV बाई V। ये आपका इक्वेशन आया। गाइस अगर आप अभी मेरे साथ इंटरेक्शन कर सकते हो तो अमेजिंग सपोर्ट मुझे मिलेगा। फिर हम लिखते हैं इसको और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग चालू करते हैं। गाइस प्लीज आंसर 3 क्वेश्चंस। If the length of the object changes when we apply force on both sides, then we have to use which modulus of elasticity? We have to use
So what is the main equation that you will use in such questions? This equation will be given by delta L is equals to FL upon amazing. One more amazing question which I think you could go wrong in, but मैं पूछना चाहूंगा. In this case, force is parallel or perpendicular to surface. In this case, the force is actually perpendicular to surface. Now guys, tell me if the shape of the object changes. Let's say I apply force on the top surface and the bottom surface which is parallel to surface and equal and opposite direction में force है. So in this case the shape of the object changes, and if the shape of the object changes then we have to go for which modulus? We have to go for modulus of rigidity. This is known as shear modulus. What is the main equation that you will use to solve such questions? Guys, try करना. The equation is given by F upon A is equals to eta into x upon h. Guys, love your energy. बहुत मस्त आंसर आप कर रहे हो. अब एक और चीज आंसर कर दो तो आप इस चैप्टर में बहुत अच्छे बन चुके हो. Now, if I apply pressure on an object from all sides, so I am indirectly giving volumetric stress to this object. Then I will have volumetric strain. In this case, I should go for which modulus? When I apply pressure from all sides, I should go for what is the equation, guys? Can you tell me the equation? The equation is given by P is equals to minus B into dV upon D. Now, guys, let me modify this equation slightly. Rather than saying P, I will write dP. I'll tell you why. This is the extra pressure that you are applying. तो इसको ऐसे read करना है, excess pressure is equal to minus B times dV by D. क्योंकि क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ऑलरेडी प्रेशर अप्लाई हो रहा है, आपने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा. तो इसलिए यहाँ पे P लिखना सही नहीं है, यहाँ पे लिखना चाहिए dP. तो आपको आज के बाद इसका इक्वेशन बोलना है एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू माइनस B टाइम्स dV by D. तो कैसे अभी है ना, अपने बुक्स निकाल लो और हमने आई थिंक 6 पॉइंट्स कर लिए हैं थ्योरी के इन दिस चैप्टर. प्लीज राइट डाउन पॉइंट नंबर 7 और हेडिंग लिख दो बल्क मॉड्यूलस. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको भी क्लियर है कंसेप्ट बल्क मॉड्यूलस का, तो यस लिख दो. और मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस दिया तीनों मॉड्यूलस का ताकि तुम्हें डिफरेंस समझ में आए. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सब लोग लिख देना बल्क मॉड्यूलस. एंड गाइस अब यहाँ पे ना डायग्राम बना लो. प्लीज ड्रॉ अ क्यूब एंड अप्लाई प्रेशर ऑन ऑल द सर्फेसेस ऑफ द क्यूब फ्रॉम ऑल द साइड्स. तो स्टूडेंट्स ये हमने प्रेशर अप्लाई किया है ऑन द टॉप सरफेस, ऑन द बॉटम सरफेस, लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक. ऐसे सब तरफ आप प्रेशर अप्लाई कर दो. So when I apply pressure from all sides, the volume of the object will change. Yes, because the volume of the object changes, I will have volumetric strain. Again, I will use Hooke's law. So once you draw this figure, you can directly write volumetric stress. Volumetric stress is proportional. Volumetric stress is proportional to volumetric strain. Okay. ऐसे ही लिखना गाइस, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन मत लिखना, वो तो हमें पता ही है हुक्स लॉ से. अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिख दो. गाइस व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस? स्क्रीन पे देखना. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज द प्रेशर दैट यू आर अप्लाइंग. तो हम यहाँ पे प्रेशर लिख देंगे. टू बी वेरी स्पेसिफिक हम लिख देते हैं डीपी विच इज एक्सेस प्रेशर. तो एक्सेस प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में लिख दो माइनस डीवी अपॉन वी. व्हाट इज माइनस डीवी अपॉन वी? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. गाइस देखो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल, शियर स्ट्रेन होता है थीटा यानी एक्स अपॉन एच, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है माइनस डीवी बाई वी. माइनस साइन क्यों है? बिकॉज वॉल्यूम डिक्रीज होने वाला है, तो ये नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, इसीलिए वो माइनस साइन वहां पे मेंशन किया गया है. अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो डीपी इज इक्वल टू आ जाएगा बी टाइम्स माइनस डीवी बाई वी. कैस अभी हम इस कंसेप्ट पे 11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. कैस देखो, यंग्स मॉड्यूलस पे हमने टोटल शायद 20 या 22 क्वेश्चन सॉल्व किए. फिर शेयर मॉड्यूलस पे 5 क्वेश्चंस किए, बिकॉज उतने ही क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जो एग्जाम में आए हैं आज तक. बल्क मॉड्यूलस पे वी विल सॉल्व 11 क्वेश्चंस. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सबने यहाँ तक लिख लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं. ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो यस लिख दो. अभी बहुत अच्छे से हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं. एंड वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ दिस चैप्टर. वी आर डन विद 29 क्वेश्चंस. Let's start today's question solving from question number 30. Okay.
तो रेहान प्लीज ये मेरे लिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेना। गाइस फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी मत लिखना, फर्स्ट अटेम्प्ट में समझने का ट्राई करो, वरना मुझे डाउट होगा कि आपको समझ में आया क्या। सेकंड अटेम्प्ट में साथ में लिखते हैं ना हम लोग, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ स्क्रीन पे देखना। रेहान प्लीज क्वेश्चन रीड करो। The bulk modulus of the spherical object is P if it is subjected to uniform pressure P. The fractional decrease in radius is. गाइस सब लोग अच्छे से सुनना, उन्होंने बोला है बल्क मॉड्यूलस इज बी एंड द प्रेशर अप्लाइड इज पी, फाइंड द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वॉल्यूम नहीं बोला है गाइस, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वॉल्यूम, उनको फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस चाहिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन गाइस, अच्छे से स्क्रीन पे देखना, पहले सीख लो, सेकंड अटेम्प्ट में साथ में लिखते हैं। हमारा ये मेन इक्वेशन है ऑफ बल्क मॉड्यूलस, एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू माइनस बी टाइम्स डीवी बाई वी, ये हमारा इक्वेशन है। तो इसमें हमारे को प्रेशर दिया है P, इसलिए वो एक्सेस प्रेशर के जगह मैंने P लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो बल्क मॉड्यूलस है इसको लेफ्ट में डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे माइनस डीवी बाई वी का वैल्यू मिल जाएगा P अपॉन बी। अब स्टूडेंट्स वॉल्यूम क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। बस कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बिकॉज वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो अगर हम डेरिवेटिव लेंगे दोनों तरफ तो ये पावर कम्स आउटसाइड, तो इसका मतलब मैं dv बाई वी को लिख दूंगा 3 टाइम्स dr बाय r। कैसे मैथ्स का बहुत अच्छा टेक्निक है कि सपोज अगर कोई चीज किसी को प्रोपोर्शनल है विद सम पावर, लेट्स से सम क्वांटिटी a इज प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर, तो मैं मैथ्स में बहुत अच्छे से डेरिवेटिव लेके ये प्रूफ कर सकता हूं कि dA बाय a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स dB बाय b। इसका मतलब गाइस स्मॉल चेंज इन दिस क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स। 2 टाइम्स क्यों हो गया, क्योंकि आप सबको पता है व्हेनेवर वी टेक डेरिवेटिव द पावर कम्स आउटसाइड। अच्छा एक और दिखा देता हूं, सपोज अभी मेरे पास कोई एक क्वांटिटी x है, इट इज प्रोपोर्शनल टू y रेज टू 3/2, तो मुझे डरना नहीं है, मुझे सिंपल मैथ्स का टेक्निक यूज करना है कि स्मॉल चेंज इन x डिवाइडेड बाय ओरिजिनल x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पावर क्या है 3/2, तो मैं बोलूंगा 3/2 टाइम्स स्मॉल चेंज इन y अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी y। तो यहाँ पे भी गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को dv बाई वी तो पहले स्टेप में मिल गया, व्हाट इज माइनस dv बाई वी, इट इज इक्वल टू p अपॉन b, बट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो dv बाई वी क्या हो जाएगा, dv बाई वी हो जाएगा 3 टाइम्स dr बाय r, दोनों तरफ माइनस साइन लगा दिया क्योंकि यहाँ पे भी माइनस साइन के टर्म्स में चाहिए, तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ ये -3 टाइम्स dr बाय r, ठीक है, दिस इज इक्वल टू p बाई v। 3 को बस राइट में डिवाइड करो, आपका आंसर आ गया p अपॉन 3b। रियली नाइस क्वेश्चन टू किक थिंग्स ऑफ, इसको स्टार मार्क भी कर देना बिकॉज ऑल द क्वेश्चन इजी है, पर ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें आपको ये कंसेप्ट यूज करना था कि बिकॉज वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज 3 टाइम्स चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस। चलो अब गाइस लिख के करते हैं, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा मेरे साथ साथ लिखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ दिस चैप्टर। सब लोग पहले इक्वेशन लिखो, एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू माइनस बी टाइम्स dv बाई वी, देयरफॉर लिख दो माइनस dv बाई वी इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन बल्क मॉड्यूलस, और गैस इसको बॉक्स बना दो। गैस इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। एक बार गैस स्क्रीन पे देखना बिकॉज ये चीज आपसे मिस ना हो जाए, दिस इज स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज ओरिजिनल वॉल्यूम एंड दिस इज नोन एज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। आपको बराबर से कंसेप्ट आना चाहिए, फिर से बोलता हूं, दिस इज स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज ओरिजिनल वॉल्यूम and this is fractional change in volume, but they have asked us to find fractional change in radius, तो उसके लिए guys यहाँ आगे लिख दो volume is proportional to r cube, and because volume is proportional to r cube तो यहाँ लिख दो therefore dv by v will become equal to 3 times dr by r। guys ये मैथ्स का बहुत अच्छा टेक्निक है और ये डेरिवेटिव से आता है कि जो भी पावर है वो पावर को आप बाहर लिख दो 3 और आप दूसरे क्वांटिटी का चेंज दिखा दो, तो dv बाई v इज इक्वल टू 3 टाइम्स dr बाय r। अब गाइस यहाँ पे ऐसे एरो बना दो कि यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -3 टाइम्स dr बाय r इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन बल्क मॉड्यूलस। अब 3 को राइट में डिवाइड करो यारो, तो -dr बाय r का आंसर आ गया p अपॉन 3b, तो दिस इज द ऑप्शन दैट दे हैड गिवन इन द क्वेश्चन, ये आपका फाइनल आंसर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आपको क्लियर है तो यस लिख देना। सेकंड क्वेश्चन करते हैं गाइस, एक ही फ्लो में कंटिन्यू करते हैं।
आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अच्छे से ध्यान देते रहना. ओके गाइस, अब है ना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 30 ओवरऑल. लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 31. ओके रेहान, प्लीज क्वेश्चन नंबर 31 आप रीड कर लेना. The approximate depth of an ocean is 2700 meters. The compressibility of water is 45.4 into 10 raised to minus 11 per Pascal, and density of water is 10 raised to 3 kg per meter cube. What fractional compression of water will be obtained at the bottom of the ocean? यस गाइस. गाइस देखो, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जाम में, जिसमें वो ओशन का डेप्थ देते हैं. इनफैक्ट हम जो 11 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें 4 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस सिंगल कंसेप्ट. आपको क्या समझना है गाइस, पहले है ना कुछ लिखना मत, समझ लो, सेकंड अटेम्प्ट में साथ में लिखते हैं. दिस इज द इक्वेशन ऑफ बल्क मॉड्यूलस. एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू माइनस बी टाइम्स डीवी बाई वी. अब एक्सेस प्रेशर कितना होगा एट द बॉटम ऑफ द ओशन गाइस? गाइस एट द टॉप ऑफ द ओशन प्रेशर होता है पी नॉट. हमने फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में देखा है. सपोज ये सरफेस ऑफ वाटर है तो यहाँ पे प्रेशर है पी नॉट. व्हेन यू गो डाउन टू डेप्थ एच, यहाँ पे प्रेशर कितना होता है हमें फ्लूइड मैकेनिक्स से पता है. आप लोग ट्राई करना चाहोगे. एट द टॉप प्रेशर इज पी नॉट. व्हेन यू गो डाउन इन लिक्विड टू डेप्थ एच, द प्रेशर विल बिकम पी नॉट प्लस रो जी एच. तो एक्सेस प्रेशर कितना हुआ देखना. एक्सेस प्रेशर ये हुआ रो जी एच, बिकॉज ऊपर प्रेशर पी नॉट है, यहाँ पे प्रेशर आता है पी नॉट प्लस रोजी एच. तो एक्सेस प्रेशर कितना हुआ रोजी एच. तो इस क्वेश्चन का अच्छा पार्ट क्या है कि ये इक्वेशन लिखने के बाद एक्सेस प्रेशर के जगह आपको लिखना है रोजी एच. तो एक्सेस प्रेशर के जगह रोजी एच लिखेंगे. और उन्होंने क्वेश्चन में बल्क मॉड्यूलस नहीं दिया है, कंप्रेसिबिलिटी दिया है. तो व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी गाइस? सिंपल है, बल्क मॉड्यूलस होता है 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी. तो यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस के जगह मैं लिख दूंगा 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी और एक्सेस प्रेशर के जगह लिख दूंगा रो जी एच. उसके बाद गाइस बस मेरे को वैल्यूज डालने हैं, और वैल्यूज डाल के मुझे क्या फाइंड आउट करना है. उन्होंने बोला था फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम. तो मुझे फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकालना है. फिर से एक चीज बोलता हूँ, दिस इज स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस एंटायर टर्म इज नोन एज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम. वो आंसर आ जाएगा. तो गाइस एक क्विक समरी, ये हमारा बल्क मॉड्यूलस का इक्वेशन. एक्सेस प्रेशर के जगह हमें लिखना है रो जी एच, वो मैंने एक्सप्लेन किया. और बल्क मॉड्यूलस के जगह लिखना है 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी. फिर सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, आंसर आ जाएगा. चलो गाइस इसको लिख के करते हैं ताकि आपको एक और चांस मिले सीखने का. एवरीवन राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 31. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको प्राइमा फेशिया फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा समझ में आ गया है तो यस लिखना. अभी मैं लिखते समय वापस एक्सप्लेन करता हूँ. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी गाइस. बहुत अच्छे डायरेक्शन में लेक्चर जा रहा है. आप शायद 2 o'clock तक फ्री हो जाओगे जिस फ्लो में हम लोग जा रहे हैं. सपोर्ट करते रहो गाइस. यहाँ पे लिखो इक्वेशन फॉर बल्क मॉड्यूलस. एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू माइनस बी टाइम्स डीवी बाई वी. गाइस क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, वो मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा. सिर्फ सॉल्यूशन मेरे साथ लिख लो. अब गाइस ये हम लोगों ने इक्वेशन लिखा है. अब आप लिखो एक्सेस प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द ओशन इज गिवन बाय रो जी एच, और इसको बॉक्स बना दो. अब स्टूडेंट्स एक्सेस प्रेशर हमने लिख दिया रो जी एच. अब इसके अलावा गाइस लिख दो बल्क मॉड्यूलस होता है 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी. सब लोग है ना यहाँ पे ऐसे लिख देना 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी. ओके गाइस, उन्होंने क्वेश्चन में ना कंप्रेसिबिलिटी दिया है, इसीलिए मैं 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी यूज कर रहा हूं इन प्लेस ऑफ बल्क मॉड्यूलस. तो अब यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस विल बिकम 1 अपॉन सी. एंड लेट मी जस्ट मार्क दिस एज वेल. ये 2 सब्स्टिट्यूशन आपको करने हैं. एक्सेस प्रेशर के जगह रो जी एच, बल्क मॉड्यूलस के जगह 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी. तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा? आपका इक्वेशन बनेगा रो जी एच इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी इंटू डीवी बाई वी. अब गाइस उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम. तो क्योंकि उन्होंने फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम बोला है तो मुझे माइनस डीवी बाई वी निकालना है. तो ये सी को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस डीवी बाई वी आ जाएगा रो जी एच इंटू सी. अब गाइस वैल्यूज डाल देते हैं. तो कितना है डेंसिटी ऑफ वाटर? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 10⁻3. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10. गाइस डेप्थ ऑफ ओशन उन्होंने दिया है, चेक कर लेते हैं गाइस. डेप्थ ऑफ ओशन उन्होंने कितना दिया है? 2700 मीटर्स. तो यहाँ पे लिख दो इंटू 2700. एंड गाइस कंप्रेसिबिलिटी भी दिया है. कंप्रेसिबिलिटी का जो वैल्यू है वो भी यहाँ देख लेते हैं. इट इज 45.4 इंटू 10⁻⁻11. तो यहाँ लिख दो इंटू 45.4 इंटू 10⁻⁻11.
गैस आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाता है, लिखो 1.2 इंटू 10⁻²। एक्चुअली 1.225 कुछ आता है, पर फिर वो ऑप्शंस में 1.2 था, तो इसीलिए ये हमारा फाइनल आंसर। तो गैस विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड क्वेश्चन। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जहां पे इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन रहेगा, सिर्फ उतना ही आपसे करवाऊंगा, अभी कुछ इंटरेक्शन करवाने के लिए नहीं है। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 33 ऑफ दिस चैप्टर, नहीं सॉरी 32 ऑफ दिस चैप्टर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है तो यस लिखो। अगले दो क्वेश्चन सुपर इजी हैं, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन दिस कंसेप्ट। ओके, यहां तक क्लियर है तो यस लिख दो। यस अगेन गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू डू अ क्वेश्चन ऑफ सीईटी। पहले दोनों क्वेश्चन नीट लेवल या बिटसैट लेवल के थे, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड थे। अब ये सीईटी लेवल का क्वेश्चन। यस रेहान प्लीज रीड करना। The compressibility of water is 6 into 10⁻10 meter square per Newton. If 1 liter of water is subjected to a pressure of 4 into 10⁻7 Newton per meter square, then the decrease in its volume in milliliter will be. गाइस सिर्फ मेरे को 30 सेकंड्स चाहिए आपके, आप स्क्रीन पे देखना, 30 सेकंड्स में एक्सप्लेन हो जाएगा, फिर लिखना चालू करते हैं। फिर से गाइस मैंने वही इक्वेशन लिखा है बल्क मॉड्यूलस का, एक्सेस प्रेशर इक्वल टू माइनस बी टाइम्स डीवी बाई वी। फिर से हम क्या करेंगे, बल्क मॉड्यूलस के जगह लिख देंगे 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी, तो इसके जगह 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी लिख देंगे। उसके बाद गाइस उन्होंने सब वैल्यूज दिए हैं। उन्होंने हमें प्रेशर का वैल्यू कितना दिया है, प्रेशर का वैल्यू दिया है 4 इंटू 10⁻7 पास्कल। फिर गैस कंप्रेसिबिलिटी दिया है 6 इंटू 10⁻−10 एंड गैस वॉल्यूम भी दिया है, वॉल्यूम उन्होंने दिया है 1 लीटर, पर उन्होंने फाइनल आंसर मिलीलीटर में पूछा है, तो इसीलिए वॉल्यूम उन्होंने 1 लीटर दिया है, पर मैं लिख दूंगा 1000 मिलीलीटर, क्योंकि मेरे को मिलीलीटर में आंसर चाहिए। तो जिन लोगों ने स्क्रीन पे देखा थैंक यू बोलूंगा, बिकॉज आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा कि क्या वैल्यू डालनी है। और गैस निकालना क्या है, अननोन क्या है यहाँ पे, डीवी, तो डीवी निकालना है, मतलब मेरे को चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। तो लेट मी जस्ट राइट दिस, मेरे साथ साथ लिखो सब लोग, क्वेश्चन 32। अगेन गाइस मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप स्क्रीन पे देखोगे ना, कुछ भी मिस नहीं होगा। प्रॉब्लम सिर्फ क्या होता है गाइस, प्यार से बोल रहा हूँ, आप कुछ लिखते हो, फिर आपका कुछ तो छोटा सा चीज मिस हो जाता है, फिर बाद में आपको डाउट्स आना चालू होंगे। तो सपोर्ट करो, क्योंकि मैं 2 बार एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, सेकंड टाइम मेरे साथ लिखो, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। गाइस लिखो इक्वेशन ऑफ बल्क मॉड्यूलस, प्रेशर इक्वल टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स माइनस बी टाइम्स डीवी बाई वी, एंड फिर से गाइस यहाँ आगे लिख दो बल्क मॉड्यूलस इज 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी। ओके, अब गाइस इसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वंस वी सब्स्टिट्यूट, प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी टाइम्स डीवी बाई वी। अब बस गाइस हमें क्या निकालना है, हमें माइनस डीवी का वैल्यू निकालना है, मतलब व्हाट इज द डिक्रीज इन वॉल्यूम, हमें ये निकालना है माइनस डीवी। तो व्हाट विल बी माइनस डीवी, माइनस डीवी विल बिकम इक्वल टू पी इंटू सी इंटू वी। ये दोनों टर्म्स को बस लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे, क्या दिया है, प्रेशर देख लेते हैं गाइस, सब लोग लिखना, प्रेशर हैज बीन गिवन एज 4 इंटू 10⁻7 पास्कल। चेक करते हैं गाइस यहाँ पे प्रेशर क्या दिया है, प्रेशर इज 4 इंटू 10⁻7। गाइस कंप्रेसिबिलिटी लिख दो, इट इज गिवन एज 6 इंटू 10⁻11। कंप्रेसिबिलिटी इज नहीं, 6 इंटू 10⁻10 है स्टूडेंट्स, 6 इंटू 10⁻10। गाइस यहाँ पे सिली मिस्टेक हो सकती है एग्जाम में, कि वॉल्यूम उन्होंने 1 लीटर दिया है, आप गलती से यहाँ 1 लिख के आ गए, नहीं, उन्होंने फाइनल आंसर जो है मिलीलीटर में पूछा है ऑप्शंस में, तो आपको वॉल्यूम को 1 लीटर नहीं लेना है, आपको लेना है 1000 मिलीलीटर। अब गाइस आपका आंसर मिलीलीटर में आएगा, कैलकुलेट कर लो, आंसर आता है 24 मिलीलीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। गाइस हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए, टोटल वी हैव टू डू 11 क्वेश्चंस ऑन दिस कंसेप्ट। अभी और 8 क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो यस लिखो। थैंक यू गाइस, आप में से 90-95% बच्चे अच्छे से ध्यान दे रहे थे जब मैंने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन करा था, रियली मींस अ लॉट गाइस। अगले क्वेश्चन में भी ध्यान दो। लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टुडे। रेहान प्लीज ये क्वेश्चन रीड करना। A rubber ball be taken in a deep sea so that its volume is decreased by X%. The bulk modulus of rubber is K and density of seawater is rho. The depth at which a rubber ball is taken is proportional to. गाइस अगेन मेरे को सिर्फ 30 सेकंड्स चाहिए आपके। ये हमारे बल्क मॉड्यूलस का इक्वेशन, एक्सेस प्रेशर इक्वल टू माइनस बी टाइम्स डीवी बाई वी, थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि व्हेन यू गो डाउन इन एनी लिक्विड बाय डेप्थ h, तो एक्सेस प्रेशर हो जाता है रो जी एच। तो मुझे क्या करना है, एक्सेस प्रेशर के जगह रो जी एच लिखना है, और उन्होंने बोला है रबर बॉल का फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज x%, मतलब मेरे को इसके जगह लिखना है x। फिर से बोलता हूं, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम
दिस इज ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो ये x% दिया है तो इसके जगह x लिखेंगे, बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू k दिया है तो वो k लिखा, और एक्सेस प्रेशर के जगह रो जी एच, क्या निकालना था, h निकालना था, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा kx बाय रो जी। क्वेश्चन डन। ये जितना इजी आपको लग रहा है उतना इजी नहीं होता है, बस क्या है, हम लोग जो पैटर्न में पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा काम ये कि आपको इजी करके देना है। तो आई एम होपिंग दैट आई एम मेकिंग दिस इजी फॉर यू, कि डायरेक्टली अगर आपने इक्वेशन ध्यान में रखा और आपने ध्यान में रखा कि ओशन के बॉटम पे या किसी भी लिक्विड के बॉटम पे एक्सेस प्रेशर होगा रो जी एच, आपका काम हो गया। चलो लेट्स राइट डाउन। गाइस फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा अभी। एवरीवन प्लीज राइट डाउन। excess pressure is equal to minus b times dv by v. And online students, what is excess pressure when you go down in liquid by depth h or height h? It is given by rho g h. Guys देखो, bottom of ocean पे pressure होता है p naught plus rho g h, and top of the ocean पे pressure होता है p naught। तो excess pressure कितना हुआ, rho g h। अब यहाँ पे guys ये substitute कर दो, बस अपना आंसर आ गया। और यहाँ लिख दो कि माइनस डीवी बाई वी जो है वो x% दिया है। गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एक्चुअली x नहीं लिखना चाहिए, x अपॉन 100 लिखना चाहिए, क्योंकि वो परसेंटेज में दिया है। छोटे छोटे टेक्निकल चीजों में हमें हारना नहीं है एग्जाम में। आप भी लिख दो x अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज में दिया है। तो अभी मैं इसके जगह लिख दूंगा माइनस डीवी बाई वी के जगह लिख दूंगा x अपॉन 100। और गैस बल्क मॉड्यूलस इक्वल टू k दिया है, वो भी चाहो तो यहाँ लिख दो, बल्क मॉड्यूलस इज गिवन एज k। सब कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिखो, आंसर आएगा रो जी एच इज इक्वल टू k टाइम्स x अपॉन 100। ओके, तो गैस h का वैल्यू निकालना था, तो लिखो h का वैल्यू आ जाएगा kx अपॉन 100 टाइम्स रो जी। पर उन्होंने गैस ऑप्शन में 100 नहीं दिया था, बिकॉज उन्होंने ऑप्शन में पूछा है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू, तो व्हाट इज द हाइट h और डेप्थ h प्रोपोर्शनल टू, इट इज प्रोपोर्शनल टू kx अपॉन रो जी। तो ये आपका फाइनल आंसर कैसे हो गया। चारों क्वेश्चन में आपने सेम कंसेप्ट यूज किया है। मैं इनफैक्ट आपसे इंटरैक्शन भी नहीं करवा पा रहा हूं, क्योंकि सेम ही कंसेप्ट चल रहा है, और कंसेप्ट वही है कि एक्सेस प्रेशर dp इज इक्वल टू माइनस बी टाइम्स डीवी बाई वी। बस थोड़ा स्लाइटली ट्रिकी पार्ट क्या है इस चैप्टर का, शेयर मॉड्यूलस, वो हमने कल कर दिया, वो स्लाइटली ट्रिकी है, ये तो सुपर इजी है। मैं सरप्राइज हूँ गाइस कि जब मैं आपकी एज पे था, पता नहीं क्यों मैं ये वाला क्वेश्चन स्किप कर देता था। मैं यंग्स मॉड्यूलस के सब क्वेश्चन करता था। मेरे को यंग्स मॉड्यूलस में पता था कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई होता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर देता था। शेयर मॉड्यूलस या बल्क मॉड्यूलस पे क्वेश्चन आया मैं स्किप करता था, क्योंकि मुझे लगता था पता नहीं कुछ हाई लेवल कंसेप्ट है। वो जब मैं अभी बिट्स पिलानी में इंजीनियरिंग किया तब रियलाइज हुआ कि अरे सेम ही कंसेप्ट है। शेयर मॉड्यूलस में बस करना है एफ अपॉन ए इज इक्वल टू ईटा इंटू थीटा, दिस इज शेयर स्ट्रेन, और शेयर स्ट्रेन का वैल्यू क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट में कितना आता है, x बाय एच। और बल्क मॉड्यूलस का क्वेश्चन आया तो मुझे वो फोर्स अपॉन एरिया के जगह प्रेशर लिखना है, क्योंकि प्रेशर ही फोर्स अपॉन एरिया होता है, और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। दिस इज इक्वल टू माइनस बी टाइम्स डीवी बाई वी। हो गया, यही पूरा चैप्टर है। क्या होता है गाइस, हम लोग है ना कई बार ऐसा अज्यूम करते हैं कि अगर कुछ इजी है तो सबको इजी जाता होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी एज पे ये दोनों कंसेप्ट में वीक था, और मुझे बहुत सरप्राइज होता है कि मैं क्यों वीक था, पर वही होता है करके आपका पर्सपेक्टिव क्या है टुवर्ड्स द चैप्टर, उसके हिसाब से आपका माइंडसेट तैयार होता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट क्या करूंगा कि लेट्स बी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस चैप्टर, बट लेट्स नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट ऑल्सो। तो इसलिए अच्छे से ध्यान देते रहना। ओके, लेट्स मूव अहेड। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखो। आज का फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। आप भी बहुत सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स। गाइस एक ही फ्लो में करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ टुडे, प्लीज गो अहेड रेहान। A sample of a liquid is kept at 1 atmosphere. It is compressed to 5 atmosphere, which leads to change of volume of 0.8 cubic centimeter. If the bulk modulus of a liquid is 2 GPa, the initial volume of the liquid is. ओके गाइस, देखो यार यहाँ पे है ना जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन आ गया, तो क्या जेई मेंस का क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा? नहीं यार, आपको डिफरेंस समझ में आएगा ही नहीं, आपको लगेगा कि हम नीट का या सीईटी का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, ध्यान देना। आई नीड 30 to 45 सेकेंड्स ऑफ योर अटेंशन। 45 सेकेंड स्क्रीन पे देखो। एक्सेस प्रेशर क्या होता है गाइस? एक्सेस प्रेशर होगा फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। इसीलिए बार बार मैं आपको फॉर्मूला में एक्सेस प्रेशर बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो फाइनल प्रेशर है 5 एटमॉस्फेयर, इनिशियल प्रेशर 1 था। जिसका कंसेप्ट वीक है ना, वो यहाँ पे प्रेशर में 5 लिख के आ जाएगा, गलत। आपको एक्सेस प्रेशर लेना है। एक्स्ट्रा प्रेशर कितना हुआ? एक्स्ट्रा प्रेशर होगा 5 - 1
ये हो गया 4 एटमॉस्फेयर। एंड गाइस चेंज इन वॉल्यूम कितना दिया है 0.8 सेंटीमीटर क्यूब। मैं फिर से अपना ये इक्वेशन लिखूंगा, एक्सेस प्रेशर इक्वल टू माइनस बी टाइम्स डीवी बाई वी। अब एक्सेस प्रेशर कितना है 4 एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर को पास्कल में कैसे लिखते हैं 4 इंटू 10⁵ करते हैं, मतलब बेसिकली इंटू 10⁵ करोगे ना तो देखो ये पास्कल में आ गया। और ये वॉल्यूम भी दिया है सेंटीमीटर क्यूब में, उन्होंने फाइनल आंसर लीटर में पूछा है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 10⁻³ लीटर। बस इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप स्क्रीन पे देखना, बिकॉज ऐसी चीजों में आप अगर एग्जाम में मार्क्स लूज कर गए आपको खुद को बुरा फील होगा कि फॉर्मूला आता था, कंसेप्ट भी आता था, पर आंसर गलत आ गया। क्यों? बिकॉज ये नहीं पता था कि एटमॉस्फेयर को पास्कल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप लोग बताना गाइस, 1 एटमॉस्फेयर इज हाउ मेनी पास्कल? अभी एक्सप्लेन करा, 1 एटमॉस्फेयर इज 10⁵ पास्कल एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज हाउ मेनी लीटर्स? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 10⁻³ लीटर्स। हमें लीटर्स में आंसर चाहिए, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में दिया था, तो बस हमने वैल्यूज डाल दिए। और एक और चीज गाइस, गीगा पास्कल दिया है बल्क मॉड्यूलस को, तो गाइस गीगा पास्कल मतलब क्या होता है? बल्क मॉड्यूलस दिया है 2 गीगा पास्कल, तो 2 इंटू 10⁻⁹। गाइस देखो स्क्रीन पे देखना, मेगा में होता है 10⁶, गीगा में होता है 10⁹। गाइस जो बिलियनियर्स आप सुनते हो, बिलियनियर का भी मतलब 10⁹ ही होता है। 10⁹ मतलब 100 करोड़ रुपीस। अगर आपके पास कभी 100 करोड़ रुपीस आ जाए तो आप इंडिया के हिसाब से बिलियनियर हो, पर मोस्टली डॉलर्स में काउंट किया जाता है, तो 100 करोड़ इंटू 90 करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली। तो जिस दिन आपके पास 9000 करोड़ रुपीस होंगे आप बिलियनियर बने हो, तो वो 10⁹ ही बिलियनियर होता है और 10⁹ ही गीगा होता है। तो बस आपको नॉलेज के लिए बता दिया। अब कैसे इसको लिख के करते हैं, सिंपल वैल्यू एडिशन था कि आपको बस मतलब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 ऑफ दिस चैप्टर which is the 5th question of today। सब लोग लिखना, एक्सेस प्रेशर dp इज इक्वल टू लिखो 5-1 इक्वल टू 4 एटमॉस्फेयर लिख दो, और यहां लिख दो 4 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके गाइस, लिखना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, अगर आप नहीं भी लिखते हो तो ओके है, पर ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा जब मैं सिखा रहा हूं तब आप स्क्रीन पे देख लेना, नहीं तो फिर आपका मिस होगा तो मुझे बुरा लगेगा कि अरे कंसेप्ट वीक रह गया। तो dp इक्वल टू क्या आया 4 इंटू 10⁵ पास्कल, दिस इज एक्सेस प्रेशर। व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम गाइस? उन्होंने दिया है 0.8 सेंटीमीटर क्यूब, तो प्लीज लिख देना 0.8 सेंटीमीटर क्यूब, विच कैन बी रिटन एज 0.8 इंटू 10⁻³ लीटर्स। यहाँ लिख देना गाइस, दिस आंसर इज इन लीटर्स। अब बस आपको क्या करना है गाइस, वो इक्वेशन लिखना है बल्क मॉड्यूलस का। पहले बल्क मॉड्यूलस भी लिख दो, 2 GPa दिया है, तो यहाँ लिख दो 2 गीगा पास्कल, मतलब 2 इंटू 10⁹ पास्कल। गीगा मतलब 10⁹ होता है। एंड नाउ गाइस अपना इक्वेशन, एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू माइनस बी टाइम्स डीवी बाई वी। गाइस इवन दो ये क्वेश्चन जेई मेंस लेवल का है, आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, बिकॉज उन्होंने ये वैल्यू आपको दिया है, ये भी वैल्यू दिया है, ये भी दिया है, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं? वॉल्यूम। तो आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे फ्रॉम जेई मेंस 2025। अब यहाँ पे लिख दो 4 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू -2 इंटू 10⁹ इंटू 0.8 इंटू 10⁻³ अपॉन वी, और आपका आंसर लीटर्स में आ जाएगा बिकॉज ये आपने लीटर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो गैस कितना आता है वैल्यू चेक कर लेते हैं। आई थिंक द आंसर कम्स आउट एज 4 लीटर्स। आप कैलकुलेशन करके देख लेना। सो वॉल्यूम इज 4 लीटर्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आज का 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखो। 6 मोर क्वेश्चंस रिमेनिंग ऑन दिस कंसेप्ट, फिर उसके बाद गाइस एक और कंसेप्ट सीखना है, उसके ऊपर 4 क्वेश्चंस हैं, आज का लेक्चर हो जाएगा। चलो लेट्स मूव अहेड। ये क्वेश्चन 34 था इस चैप्टर का, सिर्फ हमने एक क्वेश्चन को स्टार मार्क किया था, उसके अलावा बाकी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके लेट्स मूव अहेड। रेहान रीड करना। The fractional compression delta V upon V of water at the depth of 2.5 kilometer below the sea level is। गाइस ओनली 30 सेकंड्स चाहिए आपकी तरफ से, स्क्रीन पे देखना। ये है एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला फॉर बल्क मॉड्यूलस। एक्सेस प्रेशर एट बॉटम ऑफ ओशन कितना होता है? रो जी एच। ये हमने अभी 2 बार कर लिया है, 3rd क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो बस इसके जगह रो जी एच लिखना है। तो एक बार आपने उसके जगह रो जी एच लिख दिया, और इसके अलावा गाइस उन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो मैं क्या करूंगा, ये बल्क मॉड्यूलस को लेफ्ट में डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा रो जी एच अपॉन बल्क मॉड्यूलस। बस उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जी का वैल्यू 10, और गाइस हाइट उन्होंने दिया है 2.5 किलोमीटर, तो 2.5 इंटू 10⁻³
एंड गैस बल्क मॉड्यूलस दिया है 2 × 10⁹ बस कैलकुलेशन करो, आंसर आएगा। अच्छा, आंसर एक्चुअली आता है 0.0125 पर उनको परसेंटेज में चाहिए था, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 1.25% आ गया। गैस मेरे को है ना पर्सनली 6 क्वेश्चन में जेई मेंस के जो 2 क्वेश्चन थे वो ज्यादा इजी लगे, क्योंकि उसमें डायरेक्टली बस मेरे को फॉर्मूला में बस वैल्यूज डालने हैं। हाँ, एक कंसेप्ट है जो हम पहले सीख चुके हैं, शायद इसीलिए जेई का इजी लग रहा है, कि एक्सेस प्रेशर एट बॉटम ऑफ ओशन कितना होता है, रो जी एच। चलो गैस लिखते हैं मेरे साथ, यहाँ पे लिख दो क्वेश्चन 35। यहाँ पे लिखो गैस एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू माइनस बी टाइम्स डीवी बाई वी। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सेस प्रेशर का वैल्यू कितना होगा, एक्सेस प्रेशर का वैल्यू विल बी इक्वल टू रो जी एच। इसको बॉक्स बना दो। आपको अभी तक रियलाइज हुआ रहेगा कि 3 बार ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें एक्सेस प्रेशर की जगह हमने रो जी एच लिखा है, क्योंकि क्या होता है जब आप लिक्विड में नीचे जाते हो तो प्रेशर बढ़ जाता है और वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो रो जी एच होता है। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दो। और गैस ये बल्क मॉड्यूलस को क्या करो, लेफ्ट में डिवाइड कर दो, तो आपको मिलेगा रो जी एच अपॉन बी, एंड आपको मिलेगा माइनस डी वी बाई वी इज इक्वल टू, लिख दो रो जी एच अपॉन बी। एंड नाउ गाइस वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, बिकॉज अब हमें बस क्या करना है, वैल्यूज डालने हैं। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर इज 10⁻3, जी इज 10, हाइट इज गाइस, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो, 2.5 किलोमीटर दिया है तो मीटर में लिखो 2.5 × 10⁻3। गैस इसीलिए तो मैं वैल्यू इनपुट करके दे रहा हूँ कि यूनिट्स में किसी से मिस्टेक ना हो। एंड गैस यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस दिया है 2 × 10⁹ अच्छा, कैलकुलेशन गाइस आप कर लोगे, बहुत इजी कैलकुलेशन है। फाइनल आंसर एक्चुअली क्या आता है स्क्रीन पे देखना, फाइनल आंसर आता है 0.0125 पर उनको परसेंटेज में चाहिए। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि परसेंटेज में निकालो, तो इसीलिए फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो 1.25% इज द आंसर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है तो यस लिखो। आगे बढ़ते हैं, 6 क्वेश्चंस डन, 5 रिमेनिंग ऑन दिस कंसेप्ट। एंड प्लीज देखते रहना, आप ओवर कॉन्फिडेंट मत होना कि हाँ मेरे को समझ में आ रहा है, ये इजी है। आई एग्री गाइस, इजी है, या तो फिर आपका इंटेलिजेंस अच्छा है और शायद मेरा स्किल वैसा है कि मैं आपको इजी करके दे रहा हूँ, दोनों में से कुछ तो हो रहा है। तो जस्ट रिक्वेस्टिंग कि ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना, थोड़ा अपन अच्छे से करने का ट्राई करते हैं। लेट्स मूव अहेड, दिस इज क्वेश्चन 36 ऑफ दिस चैप्टर, 7th क्वेश्चन ऑफ टुडे। रेहान प्लीज रीड करना। The volume contraction of a solid copper cube of its length 10 centimeter when subjected to a hydraulic pressure of 7 × 10⁶ Pascal would be. Guys, बस 30 सेकेंड्स चाहिए वापस आपकी तरफ से। इस क्वेश्चन में क्या करना है, वापस जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है और कितना इजी लगेगा देखो आप। हमें बस वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। इस बार फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम नहीं बोला है, इस बार डीवी बाई वी नहीं निकालना है, इस बार डीवी निकालना है। उन्होंने बोला है फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम, इसीलिए गाइस मैं आपको बार बार बोल रहा था कि दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज ओरिजिनल वॉल्यूम, और इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो मुझे है ना ये निकालना है, तो फिर मुझे ये पता होना चाहिए। अच्छा, तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाता है साइड क्यूब। अगेन गाइस टेक्निकल चीजों में नहीं हारना है। उन्होंने फाइनल आंसर मिलीमीटर क्यूब में पूछा है, तो उन्होंने लेंथ ऑफ क्यूब दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर है। मिलीमीटर में कन्वर्ट कैसे करूंगा, 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर विल बी 10 × 10, 100 मिलीमीटर। तो मेरा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, साइड क्यूब, तो ये 100 का क्यूब 10⁶ आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ क्यूब लिखा है, तो दिस इज वॉल्यूम। फिर गाइस मेरा इक्वेशन हमेशा की तरह एक्सेस प्रेशर इक्वल टू माइनस बी टाइम्स डीवी बाई वी। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या क्या दिया है, एक्सेस प्रेशर हमें दिया है, कितना दिया है एक्सेस प्रेशर, 7 × 10⁶ पास्कल। बल्क मॉड्यूलस दिया है, कितना दिया है, 1.4 × 10⁻11। और वॉल्यूम मैंने ऊपर निकाला ना, कितना आया वॉल्यूम, 10⁶ मिलीमीटर क्यूब। मैंने मिलीमीटर क्यूब में क्यों निकाला, उनको आंसर मिलीमीटर क्यूब में चाहिए था। फिर बस सॉल्व करके डीवी आ जाएगा, कितना आएगा डीवी, 50 मिलीमीटर क्यूब इज द आंसर। चलो गाइस लिखते हैं गाइस यहाँ पे। You will feel that you are actually doing the same concept in every question, which is absolutely right. This is purely for practice and confidence कि आपका क्लास में ही इतना अमेजिंग डेवलपमेंट हो जाए कि घर पे फिर आप एक तो इसको रिवाइज करके और कॉन्फिडेंट हो जाओ, या तो आप घर पे आगे की पढ़ाई करो। और अगर आप एडवांस लेवल पे भी जाना चाहते हो, लास्ट 12 डेज या 13 डेज पे हमने रोज लेक्चर लिया एडवांस का इवनिंग में, आप उसमें अगर आज से भी पार्ट बनना चाहते हो, यू आर वेलकम। आपको घर पे एडवांस की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, पर आप 1 घंटा अगर मेरे साथ स्पेंड करते हो रोज, आपका कंसेप्ट नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। हम लोग कई बार एडवांस के ऊपर का क्वेश्चन, मतलब ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जस्ट ट्राइंग टू मोटिवेट ऑल ऑफ यू। आप आना चाहते हो तो यू आर वेलकम आज से।
ओके गाइस, अब इस क्वेश्चन को लिखते हैं. लिखो गाइस, एक्सेस प्रेशर is given by minus b times dv by v. अब let us find the volume of the object. तो लिखो volume of the object is side cube. गैस क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब. साइड दिया है 10 सेंटीमीटर, तो उसको मिलीमीटर में कैसे लिखेंगे? 10 इंटू 10 लिख दिया, ये मिलीमीटर हो गया, और यहाँ पे क्यूब है, तो दिस इज 10⁻⁶ mm क्यूब. ओके गैस, 10⁻⁶ mm क्यूब. अब गैस वॉल्यूम आपको मिल गया, प्रेशर उन्होंने दिया था, बल्क मॉड्यूलस दिया था, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं? डीवी. इतने सिंपल क्वेश्चन जेई मेंस में आ रहे हैं कि फॉर्मूला पता हो और आपने बस ये वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया तो आंसर आ जाएगा. ओके चलो, एक्सेस प्रेशर लिखते हैं. एक्सेस प्रेशर इज 7 इंटू 10⁻⁶. फिर गैस बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू क्या है वो भी चेक कर लेते हैं. बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू गैस उन्होंने दिया है 1.4 इंटू 10⁻11. यहाँ लिखो 1.4 इंटू 10⁻11 इंटू माइनस डीवी अपॉन वॉल्यूम हमने निकाला है 10⁻⁶ मिलीमीटर क्यूब. अब स्टूडेंट्स बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस डीवी का आंसर आ जाएगा. लिखो 50 मिलीमीटर क्यूब. दिस कंप्लीट्स द 7th क्वेश्चन ऑन दिस कंसेप्ट. लेट्स डू 4 मोर क्वेश्चंस एंड गाइस प्लीज बी वेरी केयरफुल. आपको गलती से भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है. आप अभी कर रहे हो मेरे साथ इसलिए आपको इजी लग रहा होगा. 1.5 years के बाद भी अगर आपको इजी लग रहा है, आप सब चैप्टर्स याद रख पा रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि हाँ हम जीते हैं. ठीक है, तो प्लीज डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. लेट्स मूव अहेड. ये क्वेश्चन 36 कंप्लीट हुआ. लेट्स डू क्वेश्चन 37. यस रेहान, प्लीज रीड करना द 8th क्वेश्चन ऑफ टुडे. The increasing pressure required to decrease the volume of a water sample by 0.2% is P into 10 raised to 5 Newton per meter square. Bulk modulus of water is 2.15 into 10 raised to 9. The value of P is. Guys, इसमें तो मेरे को सिर्फ 15 to 20 सेकेंड्स चाहिए आपके. ये हमारा इक्वेशन जो हम बहुत बार आज कर चुके हैं, उन्होंने क्वेश्चन में आपको बल्क मॉड्यूलस दिया है और ये भी दिया है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है. ये चेक कर रहे हैं कि आपको मल्टीप्लाई करने को आता है क्या. बल्क मॉड्यूलस कितना दिया है? 2.15 इंटू 10⁻⁹. और ये उन्होंने क्या दिया है? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम दिया है 0.2%. हाँ, परसेंटेज दिया है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? 0.2 अपॉन 100, क्योंकि मुझे रेशियो में लिखना होता है. तो बस मेरा आंसर आ गया. द आंसर इज 43 इंटू 10⁻⁵. ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था. और गाइस ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत साल पहले का है. दिस इज जेईई मेंस 2025. ये इसीलिए मैं आपको इतने दिन से बोल रहा हूँ कि इफ वी गेट द सिस्टम ऑफ आवर क्लास राइट, इफ यू हैव दैट मेंटालिटी ऑफ विनिंग, तुम आराम से जीत सकते हो मेंस लेवल तक. और मैं आपको एक मस्त चीज बोलता हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ भी हो जाए आपका एम मेंस लेवल तक का रखो, तो आपको एडमिशन मिलेगा सीईटी में. अगर आपने एम सीईटी रखा है, मैं काफी अश्योरिटी से बोल सकता हूँ कि उसके बाद सिर्फ बोर्ड्स में अच्छा रिजल्ट आने का चांस है, सीईटी में भी नहीं आएगा. ऑल्सो इफ यू वांट टू क्रैक नीट एग्जाम, तुम्हारा एम मेंस लेवल का होना चाहिए, तो तुम्हारे को नीट एग्जाम इजी जाएगा. पर अब मेंस एग्जाम कब इजी जाएगा, उसके लिए आपको एम क्या रखना पड़ेगा? एडवांस. तो इसीलिए इवनिंग लेक्चर आने का कंसिडर करो कि एडवांस की पढ़ाई हो जाए ना, फिर मेंस लेवल और उसके नीचे वाले लेवल इजी लगेंगे. तो वो पर्सपेक्टिव वाली बात है. तो रिक्वेस्ट करूंगा, इसको कंसिडर करो और इस क्वेश्चन को लिखते हैं. आपको बस इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने को आना चाहिए था, आपका आंसर आ जाएगा. दिस इज क्वेश्चन 37 ऑफ दिस चैप्टर. एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सीधा लिख दो, एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू माइनस बी टाइम्स डीवी बाई वी. गैस बल्क मॉड्यूलस कितना दिया है? 2.15 इंटू 10⁻⁹. दिस इज बल्क मॉड्यूलस. एंड गैस फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम दिया है. व्हाट इज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम? माइनस डीवी बाई वी. दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम. तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम दिया है 0.2%, तो लिखो 0.2 अपॉन 100. बस आंसर आ गया. अच्छा, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 43 इंटू 10⁻⁵ कितना चाहिए उनको? 5. बराबर है, उसी फॉर्म में आ रहा है 43 इंटू 10⁻⁵ पास्कल. तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था. आंसर इज 43. ओके गाइस, लास्ट 3 क्वेश्चंस. एंड नाउ गाइस दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स एक्स्ट्रा अटेंशन फ्रॉम योर साइड. यहाँ पे मैं स्टार मार्क करूंगा. दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडे जिसको हम स्टार मार्क करेंगे. इसमें प्लीज एक्स्ट्रा ध्यान देना, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो यस लिख दो. ओनली 3 मोर क्वेश्चंस, उसके बाद एक कंसेप्ट करेंगे, और वो कंसेप्ट करने के बाद में हम लोग उसके ऊपर भी 4 to 5 क्वेश्चंस करेंगे. यस रियान, प्लीज रीड करना क्वेश्चन 38 ऑफ दिस चैप्टर. Under isothermal condition, the pressure of gas is given by P is equal to A V raised to minus 3, where A is a constant and V is the volume of the gas.
The bulk modulus at constant temperature is equal to. गाइस प्लीज स्क्रीन पे देखना, रिक्वेस्ट करूंगा, आई नीड योर सपोर्ट फॉर 1 to 2 मिनट्स। ये रिलेशन उन लोगों ने दिया है कि प्रेशर इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स वी रेज टू -3। मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो प्रेशर का डेरिवेटिव विद वॉल्यूम हो जाएगा dp by dv, और इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, पावर कम्स आउटसाइड -3, और पावर में -1 किया तो -3 -1 -4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो v रेज टू -4 है उसमें v रेज टू -3 अलग लिख देंगे और v रेज टू -1 अलग कर देंगे। फिर ये जो अल्फा v रेज टू -3 है ये तो वापस से प्रेशर हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वेशन क्या बचेगा, यहाँ इक्वेशन बचेगा 3 टाइम्स, ये सर्कल हो जाएगा प्रेशर, तो 3 टाइम्स p v रेज टू -1, और v रेज टू -1 को डिनोमिनेटर में लिखो तो आंसर आ गया 3p by v, और यहाँ पे माइनस साइन भी है तो -3p by v आ गया। पर हमारा जो इक्वेशन है उससे dp by dv कितना आता है, ये अपना इक्वेशन है बल्क मॉड्यूलस का, इससे dp by dv कितना आता है, वो आता है -b/v। तो कैलकुलेशन से आंसर आया -3p by v, अपने इक्वेशन से आंसर आता है -b by v, दोनों सेम चीज का आंसर आ रहा है, दोनों dp by dv का आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब गाइस ये जो है वो इसको इक्वल हो जाएगा, और दोनों अगर इक्वल हो गए, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम कैंसिल करो और माइनस साइन कैंसिल करो, तो बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू 3p। गाइस ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पर आपको शायद ये भी इजी लगा होगा बिकॉज हम एक फ्लो में कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। ये क्वेश्चन में बहुत सारे लोग इंडिया में मार्क्स लूज किए रहेंगे बिकॉज ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या एप्लीकेशन था इसमें, कि उन्होंने आपको प्रेशर का इक्वेशन दिया है, तुम्हें dp by dv निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव तो आपको लेने को आता है, मुझे पता है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा -3 टाइम्स v रेज टू -4। फिर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये जो v रेज टू -4 है इसको दो पार्ट्स में लिख दो, इसको लिख दो v रेज टू -3 और v रेज टू -1। फिर ये जो अल्फा v रेज टू -3 है उसको वापस प्रेशर लिख दो, और फिर वो आ जाएगा -3p v रेज टू -1, उसको नीचे लिख दो तो -3p by v आंसर आ गया। पर फॉर्मूला के हिसाब से या कंसेप्ट के हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए था, कंसेप्ट के हिसाब से आंसर आना चाहिए था -b by v, क्योंकि ये अपना मेन इक्वेशन है, तो dv को लेफ्ट में डिवाइड करो तो dp by dv का ये मेन आंसर है कंसेप्ट के हिसाब से, ये कैलकुलेशन के हिसाब से। अच्छा ये दोनों सर्कल सेम होने चाहिए, फिर माइनस साइन कैंसिल, v कैंसिल, बल्क मॉड्यूलस आ गया। अब गैस इसको लिख के करना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस गैस काफी बढ़ जाएगा। ओके, सो प्लीज राइट डाउन अलोंग विथ मी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ दिस चैप्टर। प्लीज सब लोग लिख देना क्वेश्चन 38। यहाँ पे गैस लिखना, उन्होंने इक्वेशन दिया है प्रेशर इक्वल टू अल्फा टाइम्स v रेज टू -3। अब गैस प्लीज दोनों तरफ डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो लिखो dp by dv इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स -3 इंटू v रेज टू -4। गैस ये डेरिवेटिव हमने लिया। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये जो v रेज टू -4 है इसको v रेज टू -3 इंटू v रेज टू -1 लिख देंगे। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स dp by dv का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस विल कम आउट एज -3 टाइम्स अल्फा v रेज टू -3 इंटू v रेज टू -1। अब गैस मैं अंडरलाइन कर देता हूं, क्या यही आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, अल्फा v रेज टू -3? यस, ये जो येलो कलर से मैंने अंडरलाइन किया है यही आपका ओरिजिनल इक्वेशन है, मतलब यही आपका प्रेशर है। तो आप क्या करो, ये येलो कलर के जगह प्रेशर लिख दो। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स dp by dv का वैल्यू आ गया, तो व्हाट इज dp by dv का वैल्यू, इट इज इक्वल टू -3p, येलो कलर के जगह मैंने p लिखा, और ये v रेज टू -1 को डिनोमिनेटर में लिख दो तो अपॉन v। लेकिन गाइस ये तो हो गया अपना कैलकुलेशन, इक्वेशन जो है, कंसेप्ट जो है, उसके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, उसके हिसाब से लिखो, आंसर आना चाहिए इक्वल टू -b/v, बिकॉज dp by dv क्या होता है, -b/v होता है अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों तरफ हमने वॉल्यूम कैंसिल किया, माइनस साइन कैंसिल किया, तो लिखो बल्क मॉड्यूलस आ जाएगा इक्वल टू 3p। ओनली गाइस लास्ट 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग ऑन दिस कंसेप्ट, उसके बाद एक 2 to 5 मिनट्स का ब्रेक लेके फिर हम लोग आगे वाले पार्ट पे जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो यस लिख दो, लास्ट 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग। एंड अब हमने बहुत अच्छे से यंग्स मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस तीनों सीख लिया है इन दिस लास्ट 3 लेक्चर्स। ओके, लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन 39। ऐसे लास्ट के 2 क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, प्लीज कीप लुकिंग एट द स्क्रीन। दिस इज नाउ अ क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2023। यस, प्लीज रीड करना रेहान। A certain pressure P
1 liter of water and 2 liter of a liquid separately, water gets compressed to 0.01%, whereas the liquid gets compressed to 0.03%. The ratio of bulk modulus of water to that of liquid is 3/x. The Guys, value of x is. देखो बहुत इजी क्वेश्चन है. एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, 45 सेकेंड्स टू 1 मिनट चाहिए आपका ध्यान. ये जो यहाँ पे उन्होंने 1 लीटर और 2 लीटर दिया है, ये यूजलेस इंफॉर्मेशन है. ये आपको उन्होंने फंसाने के लिए दिया है. उन्होंने आपको डायरेक्टली दे दिया है ना कि फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है 0.01%. तो देखो मैंने dv by v के जगह क्या लिख दिया, 0.01 अपॉन 100. एंड गाइस फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड भी दिया है, वो दिया है 0.03%. तो मैंने यहाँ dv by v के जगह लिख दिया 0.03 अपॉन 100. मतलब गाइस ये जो इंफॉर्मेशन दिया है 1 लीटर एंड 2 लीटर, उसका कोई महत्व नहीं है, वो ऐसे आपको फंसाने के लिए दिया है. उन्होंने बोला है कि वाटर का फ्रैक्शनल चेंज है 0.01%. तो मैंने dv by v के जगह लिखा 0.01 अपॉन 100. और लिक्विड का फ्रैक्शनल चेंज दिया है वॉल्यूम का 0.03%. तो वहां dv by v के जगह लिखा 0.03 अपॉन 100. और गैस दोनों को सेम प्रेशर अप्लाई किया है, तो दोनों का LHS सेम हो गया. हाँ, लेकिन दोनों का बल्क मॉड्यूलस अलग है, तो यहाँ B1 लिख दिया, यहाँ B2 लिख दिया है. अब क्योंकि दोनों का LHS सेम है, तो दोनों का RHS भी सेम हो जाएगा. फिर आप बस रेशियो ले सकते हो B1 अपॉन B2. आंसर आता है 3/1. सो यू कैन इजीली स्कोर इन दिस चैप्टर इफ यू हैव द कंसेप्ट राइट. एंड मुझे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि शायद आप इस चैप्टर में स्कोर करोगे. सो लेट्स राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 39. सब लोग पहले अपना फॉर्मेलिटी कर दो कि लिखो एक्सेस प्रेशर इक्वल टू -b टाइम्स dv by v. अब गाइस यहाँ पे लिखो फॉर वाटर dv by v या -dv by v has been given as 0.01 अपॉन 100. ये दिया है, तो डायरेक्टली फ्रैक्शनल चेंज दिया है, तो मैं वो यूज करूंगा. मैं -dv by v को लिखूंगा 0.01%. अब यहाँ लिखो फॉर लिक्विड, ओके, -dv by v आ जाएगा 0.03%. तो आ जाएगा 0.03 अपॉन 100. ठीक है. अब ये अपना आ गया वाटर के लिए और ये अपना आ गया लिक्विड के लिए. अब बस गाइस आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है ऊपर, और दोनों का बल्क मॉड्यूलस ले लो B1 B2. तो लिखो प्रेशर इज इक्वल टू माइनस B1 टाइम्स, या फिर आप लिख दो B1 टाइम्स ही लिख दो, और -dv by v के जगह लिख दो 0.01 अपॉन 100. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन लिखो प्रेशर इक्वल टू B2 टाइम्स 0.03 अपॉन 100. फिर गाइस अब यहाँ पे दोनों का LHS इक्वल कर दो, तो दोनों का RHS भी इक्वल आ जाएगा. तो आंसर आएगा B1 इंटू 0.01 अपॉन 100 इज इक्वल टू B2 इंटू 0.03 अपॉन 100. फिर बस आपका B1 अपॉन B2 आ गया, लिख दो. वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस सेक्शन. बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा है. यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो यस लिख दो. बस काफी देर से मैंने कोई इंटरेक्शन नहीं कराया है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट करो इंटरेक्शन में. आई नीड योर सपोर्ट ओनली फॉर 2 more minutes guys. सब लोग स्क्रीन पे देखना. Guys, whenever we have a rod and if I apply force on both sides, the length of the rod will increase. In this case, I will use which modulus? In this case, I will use Young's modulus. What is Hooke's law? Hooke's law tells us that stress is directly proportional to strain. तो इसमें अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं तो इक्वेशन क्या बनेगा? स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन. ये मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ? बिकॉज जो अगला क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ उसमें यही कंसेप्ट यूज होने वाला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. तो हमेशा याद रखना, व्हेनेवर यू राइट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, it is modulus of elasticity. And what is modulus of elasticity here? Here modulus of elasticity is Young's modulus. अच्छा, this is the case when length is increasing. अच्छा, अगर shape change हो रहा है तो हम क्या करेंगे? We will not use Young's modulus. यहाँ पे हम कौन सा modulus use करेंगे आप बताना. If the shape of the object is changing, then we will use which modulus? We will use shear modulus, or it is also known as modulus of. तो यहाँ पे अगर शेप चेंज हो रहा है तो मैं ईटा लिख दूंगा. वापस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो क्या आ जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. गाइस देखो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हमेशा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है. अगर लेंथ चेंज हो रहा है तो यंग्स मॉड्यूलस, शेप चेंज हो रहा है तो आपका शियर मॉड्यूलस. और गाइस लास्ट केस भी बोल देना, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वी विल यूज व्हिच मॉड्यूलस? ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गो फॉर बल्क मॉड्यूलस.
तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये बस आपको थोड़ा बोलना था, थोड़ा इंटरेक्शन भी हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन है, रेहान आप क्वेश्चन रीड करना, क्वेश्चन 40। An object is located at 2 kilometers beneath the surface of the earth. If the fractional compression delta V upon V is 1.36%, the ratio of hydraulic stress to the corresponding hydraulic strain will be. एक मिनट guys, सब लोग अच्छे से सुनना, ये कंसेप्ट में प्लीज मेरे को सपोर्ट कर दो। उन्होंने बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू हाइड्रोलिक स्ट्रेन। अच्छा, तो अभी तो सिखाया कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है गाइस। यहाँ पे कौन सा वाला मॉड्यूलस इंपॉर्टेंट होगा, वॉल्यूमेट्रिक चेंज हो रहा है तो बल्क मॉड्यूलस इंपॉर्टेंट होगा। तो गाइस आप ही आंसर बता दो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू हाइड्रोलिक स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू हाइड्रोलिक स्ट्रेन विल बी नथिंग बट बल्क मॉड्यूलस। तो ये क्वेश्चन लेने का एक ही रीजन था कि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि अरे कुछ तो बहुत महान चीज पूछी है। इन्होंने इनडायरेक्टली आपको बल्क मॉड्यूलस निकालने के लिए पूछा है। तो फिर से हम वही इक्वेशन लिखेंगे, एक्सेस प्रेशर इक्वल टू माइनस बी टाइम्स डीवी बाई वी। एक्सेस प्रेशर कितना होगा यारो, रो जी एच। ये तो हमें आदत हो गई है कि ओशन या वाटर के अंदर जाएंगे तो एक्सेस प्रेशर के जगह रो जी एच लिखना है, तो इसके जगह रो जी एच लिखेंगे। और इसका वैल्यू उन्होंने दिया है 1.36%, तो इसका वैल्यू दिया है 1.36 अपॉन 100। और यहाँ रो जी एच में वैल्यूज डाल देंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, जी को 9.8 लेने के लिए बोला है। एंड गाइस डेप्थ ऑफ वाटर दिया है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर्स। तो बस आप ये वैल्यूज डाल दो। ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम 1.36% दिया था, 1.36 अपॉन 100 लिख दो। सॉल्व करके बल्क मॉड्यूलस मिलेगा, वही निकालने के लिए बोला है, फैंसी तरीके से बोला है, बहुत फैंसी तरीके से आपको बल्क मॉड्यूलस निकालने के लिए बोला है। उन्होंने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू हाइड्रोलिक स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर लेंथ चेंज हो रहा है तो यंग्स मॉड्यूलस बोलो, शेप चेंज हो रहा है तो शेयर मॉड्यूलस, और अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो बल्क मॉड्यूलस। चलो लिखो गाइस, फिर इसके बाद हम ब्रेक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, प्लीज राइट डाउन excess pressure is equal to minus b times dv by v. And now students, what is excess pressure at the bottom of ocean? It is always given by rho g h. अब यहाँ excess pressure के जगह आप लिख दो rho g h, तो rho g h is equal to minus b times dv by v. And guys dv by v का वैल्यू उन्होंने दिया है 1.36%, तो लिखो 1.36 अपॉन 100। ओके, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। अब गैस बस वैल्यू डालते हैं, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। गैस जी का वैल्यू 9.8 लेना है, एंड डेप्थ ऑफ वाटर इज 2 किलोमीटर्स विच इज 2000 मीटर्स, मीटर्स में लेना होगा स्टैंडर्ड यूनिट। यहाँ पे आ जाएगा b टाइम्स 1.36 अपॉन 100। गैस वो माइनस डीवी बाई वी दिया है 1.36%, तो यहाँ माइनस साइन नहीं लिखा तो चलेगा। तो अब बस इसको सॉल्व करके बल्क मॉड्यूलस मिल जाएगा। लेट्स सी गाइस कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर क्या आता है। तो स्टूडेंट्स द फाइनल आंसर दैट दे हैव गिवन, या फिर कैलकुलेशन करके जो मैंने कल निकाला है, वो आंसर आता है 1.44 इंटू 10⁻⁹, और ये ऑप्शन था 1.44 इंटू 10⁻⁹। गैस सारे जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है सबका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी आप ध्यान में रखो। ऑल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस, देयर यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो यस लिख दो। एक 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, 1 मिनट का नहीं, यहाँ 5 मिनट जिसके बारे में हमें कंसेप्ट सीखना है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ रॉड व्हेन इट इज एक्सटेंडेड बाय सम डिस्टेंस। बेसिकली गाइस हम सबको पता है कि इफ वी हैव अ रॉड ऑफ लेंथ L एंड इफ आई अप्लाई फोर्स ऑन बोथ साइड्स, तो ये रॉड का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो व्हेन आई रिमूव दिस फोर्स, दिस रॉड विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। इसका मतलब रॉड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया था, और उस एनर्जी को यूज करके या फिर उस एनर्जी को रिलीज करके वो वापस से ओरिजिनल शेप में आ रहा है। फिर से बोलता हूँ गाइस, अगर आप रॉड को दोनों तरफ फोर्स अप्लाई करोगे तो रॉड का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। सो लेट्स से द लेंथ ऑफ द रॉड इंक्रीजेस बाय डेल्टा एल। अब स्टूडेंट्स जब आप फोर्स को रिमूव कर दोगे तो रॉड विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, इसी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब इसमें कितना एनर्जी स्टोर हुआ है इस रॉड में पर यूनिट वॉल्यूम, ये हम कैलकुलेट करेंगे। इसको आप मेरे साथ साथ में लिख सकते हो, हेडिंग लिखो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो वी नीड टू फाइंड आउट कि इस रॉड के अंदर कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम। गाइस ये भी लिखना,
काफी लोग है ना गलत कर लेते हैं कि उनको लगता है दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड जो हम डिराइव कर रहे हैं, नहीं, वी आर गोइंग टू डिराइव एनर्जी स्टोर्ड इन द रॉड पर यूनिट वॉल्यूम। और गैस इसके अंदर कौन से टाइप की एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। रीजन आपको बताता हूँ। गैस देखो, जब ये रॉड थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा और आप फोर्स को रिमूव करोगे तो ये वापस से ओरिजिनल शेप में आ गया। इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज करके वापस से ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो हमें ये एनर्जी फाइंड आउट करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो गाइस क्या होता है, जब आप रॉड को एक्सटेंड करते हो तो यू डू वर्क ऑन द रॉड, तो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं एंड वर्क डन ही हो जाएगा चेंज इन एनर्जी। तो वर्क डन क्या होता है गाइस, लिखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, वेर डी एक्स इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। Guys, you will apply force on both sides and there will be small displacement dx. तो यहाँ पे फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। अब गाइस ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा स्क्रीन पे देखना। हम लोग को डेल्टा एल का फॉर्मूला पता है। डेल्टा एल का फॉर्मूला आता है एफ एल अपॉन ए वाई, वेर वाई इज यंग्स मॉड्यूलस। तो अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो डेल्टा एल के जगह में लिख दूंगा dx एंड स्टूडेंट्स फिर f के जगह में लिख दूंगा स्मॉल इंक्रीमेंट इन फोर्स दैट इज df। तो यहां लिख दो df, तो dx इक्वल टू हो जाएगा df इंटू एल अपॉन ए वाई। गैस देखो डेल्टा एल का फॉर्मूला आप सबको पता है। डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एल अपॉन ए वाई। तो अगर मुझे स्मॉल इंक्रीज इन लेंथ चाहिए तो स्टार्टिंग में जो स्मॉल इंक्रीमेंट इन फोर्स था वो मैं कंसिडर करूंगा। तो मैं बोलूंगा df इंटू एल अपॉन ए वाई। तो मुझे बस क्या करना है, dx के जगह ये सब्स्टिट्यूट करना है। आप भी ऐसा एरो बना दो। अब dx के जगह में लिखूंगा df इंटू एल अपॉन ए वाई। तो मेरा वर्क डन कितना होगा ऑन द रॉड, वर्क डन ऑन द रॉड विल बी f डॉट dx के जगह लिखेंगे df इंटू एल अपॉन ए वाई। यहाँ पे गैस लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होंगे, पहले इनिशियली फोर्स ऑन द रॉड विल बी 0 और धीरे धीरे मैं फोर्स बढ़ाता जाऊंगा, कहां तक लेके जाऊंगा, f तक लेके जाऊंगा। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 टू f। गैस देखो इनिशियली रॉड के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, मैंने जब थोड़ा सा फोर्स लगाया df तब उसका लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा dx। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एल अपॉन ए वाई। तो स्मॉल इंक्रीज इन लेंथ विल बी ड्यू टू स्मॉल फोर्स जो स्टार्टिंग में अप्लाई हुआ df इंटू एल अपॉन ए वाई। तो ये फॉर्मूला तो हमें अच्छे से आता है। वर्क डन होता है एफ डॉट dx, बस dx के जगह ये लिख दो। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है गाइस, कि इनिशियली फोर्स 0 है, धीरे धीरे करके मैं उसको फोर्स को बढ़ा के फोर्स f तक लेके जाऊंगा। तो अब यहाँ पे एफ df का इंटीग्रेशन करना है। एल अपॉन ए वाई तो कांस्टेंट है, तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ df, इट विल बी एफ स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे आपका वर्क डन का आंसर आ जाएगा एफ स्क्वायर अपॉन 2, एफ स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एल अपॉन ए वाई, इंटू एल अपॉन ए वाई। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग को आंसर लिखना है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस। तो यहाँ पे एफ स्क्वायर है पर यहाँ पे एरिया है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एरिया कर दूंगा ताकि नीचे भी ए स्क्वायर आ जाए। तो लिखो वर्क डन आ जाएगा हाफ इंटू एफ अपॉन ए होल स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय वाई। ऐसा आपके पास टर्म बचेगा। मैंने बस क्या किया गाइस, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बस मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एरिया कर दिया। तो मैंने मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय एरिया, तो एफ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है एफ अपॉन ए होल स्क्वायर और ऊपर भी एरिया आ गया। अब गाइस एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम ऑफ द रॉड एंड वर्क डन हो जाएगा चेंज इन एनर्जी। तो इसका मतलब दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द रॉड। यहाँ लिख दो एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू एफ बाय ए होल स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ अपॉन वाई। गाइस ये जो एरिया इंटू लेंथ है ये आपका वॉल्यूम होगा। तो गाइस ये जो एरिया इंटू लेंथ है वॉल्यूम होगा, इसको लेफ्ट में डिवाइड करो तो आपको मिलेगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो सब लोग लिखना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और गाइस ये इसका फॉर्मूला है। प्लीज गाइस सिली मिस्टेक मत करना, काफी लोग गलती से समझते हैं कि ये एनर्जी का फॉर्मूला है। नहीं, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा पर यूनिट वॉल्यूम कैसे हुआ, ये एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ रॉड, उसको लेफ्ट में डिवाइड कर दो। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा हाफ इंटू फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस। तो लिखो हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर, हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई। गैस इसके ना टोटल 3 डिफरेंट वर्जन याद रखने हैं। ये पहला वर्जन है हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई।
गैस क्या ये यूज होता है एग्जाम में डायरेक्टली? यस, 100%। अभी क्वेश्चंस करेंगे तब आपको एप्लीकेशन समझ में आएगा। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई, ये सही फॉर्मूला है। ये गाइस एक फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ। स्ट्रेस को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, कि स्ट्रेस को आप लिख सकते हो y इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? y इंटू स्ट्रेन। तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रेस के जगह y इंटू स्ट्रेन लिखते हो और ये होल स्क्वायर है, तो ऊपर y स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर और एक y कैंसिल होगा, तो आपके पास आंसर बचेगा हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है y इंटू स्ट्रेन। तो आपका सेकेंड वर्जन ऑफ दिस फॉर्मूला आएगा, लिखो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ये जरूर लिखना है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इस बार फॉर्मूला बनेगा हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का आंसर आएगा हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आएगा। गाइस आपको दोनों याद रखने हैं। एग्जाम में हम टाइम इन्वेस्ट ना करें इंटर कन्वर्ट करने में, बहुत सिंपल इंटर कन्वर्जन है, बट फिर भी आप ध्यान में रख सकते हो कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई, या तो हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। अच्छा, मैंने है ना पर्सनली ये वाला ज्यादा याद रखा है, बिकॉज दिस इज लाइक हाफ के एक्स स्क्वायर। गैस आपको याद है स्प्रिंग के अंदर एनर्जी कितनी होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये के की जगह आ गया यंग्स मॉड्यूलस, और वो डिस्प्लेसमेंट के जगह आ गया स्ट्रेन। तो सिमिलर वाले कंसेप्ट्स आ गए। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला है हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। अब बस इसके अलावा एक और वर्जन है। आप यहाँ यंग्स मॉड्यूलस के जगह लिख सकते हो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो एक स्ट्रेन कैंसिल हो जाएगा, y के जगह लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और फिर वो नीचे का स्ट्रेन और यहाँ का एक स्ट्रेन कैंसिल होगा, तो एक और वर्जन मिलेगा। लिखो यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस इज नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सो इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस, आपको तीसरा वर्जन मिल जाएगा फॉर्मूला का। सो देयर आर 3 वर्जन्स ऑफ द सेम फॉर्मूला। द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये भी गाइस फॉर्मूला एकदम सही है। तो आप तीनों में से कोई भी यूज कर लो। गाइस आई एम रेडी टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो यस लिखो। क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं ऑफ दिस चैप्टर। ऑफलाइन स्टूडेंट्स आप एक बार मेरे साथ इंटरेक्शन कर लो, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए कि आपने लिखते लिखते समझा है, नहीं तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। बस बिना बुक में देख के क्या आप बता सकते हो व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द रॉड पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन द रॉड एक्सटेंड्स by length dl? Please go ahead guys. Energy stored per unit volume is given by half into stress square upon y. दूसरा वाला वर्जन बताना, ये हो गया हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई। दूसरा वाला वर्जन वेरी इजी टू रिमेंबर, वो हाफ के एक्स स्क्वायर जैसा है। द सेकंड वर्जन इज गिवन बाय हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेस, एंड द थर्ड वर्जन इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। Guys, is this the formula of energy stored? No, it is the formula of, please go ahead, it is the formula of एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। वो नहीं तो आपसे सिली मिस्टेक ना हो जाए। अब गाइस देखो क्वेश्चन सॉल्विंग आपको इजी लगेगा। यहाँ पे है ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से कंटिन्यू करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी ध्यान देना, आप अगले 15 मिनट्स में फ्री हो जाओगे, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन करने में 15 या मैक्सिमम 20 मिनट्स ही लगने वाले हैं। रेहान प्लीज क्वेश्चन 41 रीड करना। A steel wire of length 2 meter and Young's modulus 2 into 10 raised to 11 is stretched by a force. If Poisson's ratio and transverse strain for the wire are 0.2 and 10 raised to minus 3 respectively, then the elastic potential energy density of the wire. गाइस यहाँ पे ना एक पॉइजन्स रेशियो एक न्यू कंसेप्ट आया है, वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्लीज लुक एट द स्क्रीन गाइस, आपको नहीं तो समझ में नहीं आएगा। दिस इज एक्चुअली पॉइंट नंबर 9 ऑफ चैप्टर पॉइजन्स रेशियो। गाइस ये पॉइजन्स रेशियो क्या होता है आपको अच्छे से बताता हूँ, प्लीज कीप लुकिंग एट द स्क्रीन। सपोज गाइस ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रॉड है। गाइस अगर मैंने यहाँ पे दोनों तरफ फोर्स लगा दिया, तो ये रॉड का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। ये देखो मैं यहाँ पे ना दोनों तरफ फोर्स लगा दूंगा, तो ये रॉड का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। अच्छे से देखना, वरना आपका ये कंसेप्ट मिस होने का चांस है। तो गाइस क्या होगा, रॉड का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा लेट्स से बाय डेल्टा एल। तो अब क्या होता है, अगर रॉड का लेंथ इंक्रीज हो गया, तो जो वॉल्यूम ऑफ रॉड है वो तो सेम ही रहना चाहिए, क्योंकि मटेरियल नया तो नहीं तैयार होगा। तो अगर वॉल्यूम ऑफ रॉड सेम है और उसका लेंथ इंक्रीज हो गया है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि लेंथ भी ज्यादा हो गया और वॉल्यूम भी सेम रहा? इट इज ओनली पॉसिबल अगर इसका रेडियस जो है
वो थोड़ा सा कम हो जाए। गैस देखो, अगर आप किसी रबर को बहुत ज्यादा खींचते हो तो वो लेंथ में बड़ा तो हो जाएगा पर वो डायमीटर में छोटा हो जाएगा। फिर से बोलता हूं, अगर तुमने दोनों तरफ फोर्स लगाया तो इसका लेंथ इंक्रीज होगा पर इसका वॉल्यूम सेम रहना चाहिए। तो इसका वॉल्यूम सेम कब रहेगा? जब इसका डायमीटर थोड़ा सा कम हो जाए या इसका रेडियस थोड़ा सा कम आ जाए। तो कैसे मालूम पड़ता है कि रेडियस कितना कम हुआ? बाय अ रेशियो नोन एज पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो के लिए कैसे, अगर मैं अल्फाबेट सिग्मा बोलता हूं तो पॉइजन्स रेशियो का डेफिनेशन है लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अभी लिखो मत, पहले समझने पे फोकस करो। पॉइजन्स रेशियो का डेफिनेशन है लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अच्छा, व्हाट विल बी लैटरल स्ट्रेन गाइस? कि रेडियस कितना चेंज हुआ, एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कि लेंथ कितना चेंज हुआ। तो मेरे को पता है करके लैटरल स्ट्रेन क्या होगा, इट विल बी डेल्टा आर अपॉन आर डिवाइडेड बाय, ये है लैटरल स्ट्रेन कि रेडियस कितना चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल रेडियस, एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो आपको ऑलरेडी आता है गाइस, इट इज डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये बहुत ही अच्छा है, कंसेप्ट भी हो गया। और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले गाइस नोट्स में ये लिख लेते हैं, सब लोग लिखना पॉइंट नंबर 9। फिर से लिख के देता हूं, एवरीवन राइट डाउन पॉइजन्स रेशियो। फिर से बोलता हूं गाइस, अगर आप एक रॉड को एक्सटेंड करोगे तो उसका लेंथ तो बड़ा हो गया पर उसका रेडियस थोड़ा कम हो जाएगा ताकि वॉल्यूम सेम रहे। तो यहाँ पे गाइस एक रॉड बना दो, लेट्स से वी हैव अ सिलिंड्रिकल रॉड, एंड दोनों तरफ गाइस फोर्स अप्लाई कर दो सो दैट द लेंथ ऑफ द रॉड इंक्रीजेस। तो दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स, ओके। द लेंथ ऑफ द रॉड इंक्रीजेस, तो यहाँ पे गाइस आप डेल्टा एल मार्क कर दो, एंड गाइस दिस इज लेंथ ऑफ द रॉड एल, ओके। अब स्टूडेंट्स आपको ये समझना है कि क्योंकि इसका लेंथ बड़ा हो गया और वॉल्यूम सेम रखना है तो इसका जो डायमीटर या रेडियस है वो थोड़ा कम हो जाएगा ताकि वॉल्यूम सेम रहे। तो हाउ डू आई नो द रिलेशन बिटवीन द चेंज इन रेडियस एंड द चेंज इन लेंथ? आई विल नीड टू फाइंड आउट पॉइजन्स रेशियो। तो व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो गाइस? लिखो, पॉइजन्स रेशियो सिग्मा इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन मतलब गाइस वो, उसका एक और नाम है लैटरल स्ट्रेन का, ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो कभी आपको ट्रांसवर्स स्ट्रेन या लैटरल स्ट्रेन दिखाई दे तो इसका मतलब वो रेडियस चेंज होने वाला कंसेप्ट है। तो लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दिस इज इक्वल टू गाइस लिखो डेल्टा आर अपॉन आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, this is change in radius upon original radius and this is change in length upon original length. So guys, this is known as Poisson's ratio. It tells us or it helps us understand how the radius will change when the length changes. ठीक है, this is a very easy concept कि हाँ यार length change हो रहा है तो radius कितना change होगा ये मुझे Poisson's ratio को देख के पता चलेगा। अब guys इस क्वेश्चन को पहले conceptually समझते हैं फिर लिख के करेंगे। Please keep looking at the screen. This is again a question from JEE Mains 2025. जैसे देखो मैंने पॉइजन्स रेशियो का इक्वेशन क्या लिखा है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लैटरल स्ट्रेन को वो लोग ट्रांसफर स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो ये उन्होंने दिया है, ट्रांसफर स्ट्रेन उन्होंने दिया है 10⁻⁻3। देखो मैंने यहाँ 10⁻⁻3 लिखा। अच्छा नीचे क्या बचा, नीचे ये डेल्टा एल अपॉन एल पूरा बच गया और उन्होंने पॉइजन्स रेशियो दिया है 0.2। तो 0.2 इज इक्वल टू 10⁻³ अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसको भी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको डेल्टा एल अपॉन एल का आंसर आ जाएगा 10⁻³ अपॉन 0.2। तो सॉल्व करके आएगा 5 इंटू 10⁻⁻3। दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब एक बार आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिल गया, उन्होंने क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? उन्होंने बोला है व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब यही एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने यहाँ क्या लिखा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। क्या फॉर्मूला है गाइस एनर्जी डेंसिटी का? हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। हमने 3 फॉर्मूलाज देखे हैं, उसमें ये सेकंड वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अच्छा तो यंग्स मॉड्यूलस उन्होंने दिया है और गाइस ये स्ट्रेन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मैंने निकाला ना कितना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, 5 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁻3 का स्क्वायर, यंग्स मॉड्यूलस 2 इंटू 10⁻11 और फिर गाइस सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 25 इंटू 10⁵. दिस इज द फाइनल आंसर। हो गया क्वेश्चन डन। Guys, actually the questions are too easy, but we learned a beautiful new concept here कि Poisson's ratio क्या होता है। Guys, थोड़ा interaction जरूरी है यहाँ पे, नहीं तो मैं नहीं करवाता। Everyone tell me the definition of Poisson's ratio. Poisson's ratio is defined as dash strain
upon dash strain. Please go ahead. Poisson's ratio is defined as lateral strain upon great energy. Lateral strain is also known as transverse. तो इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको ट्रांसफर स्ट्रेन दिया था 10⁻³ पॉइजन्स रेशियो दिया था, तो क्या फिर मैं अभी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल सकता हूँ? यस, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिल गया तो उसके बाद मेरे को एनर्जी डेंसिटी चाहिए था, तो वो आ गया हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, आंसर आ गया। और ये स्ट्रेन कौन सा लेना है? ये वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेना है। तो गैस हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया और फाइनल आंसर भी आ गया। तो गैस अभी सब लोग मेरे साथ लिखो क्वेश्चन 41, ओनली 4 क्वेश्चंस आफ्टर दिस। सब लोग यहाँ पे लिख देना पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। अब गैस व्हाट इज डेल्टा आर बाय आर? लैटरल स्ट्रेन, इसका वैल्यू उन्होंने दिया है 10⁻³ तो सब लोग लिखना 10⁻³ डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। एंड नाउ स्टूडेंट्स पॉइजन्स रेशियो हैज बीन गिवन एज 0.2 तो सब लोग लिख देना 0.2 इज इक्वल टू 10⁻³ डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। अब गैस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा डेल्टा एल बाय एल इज एक्चुअली इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ आ जाएगा और इसको इक्वल टू स्ट्रेन ऐसा लिख दो और यहाँ पे बॉक्स बना दो। गैस क्वेश्चन खत्म हो गया। द एंटायर क्वेश्चन वाज एक्चुअली अबाउट फाइंडिंग द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्योंकि एक बार लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिल गया तो अपना फिर वो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लिखो एनर्जी डेंसिटी लिख दो, एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सेम थिंग, लिखो आंसर हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। एंड नाउ गाइस व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू? यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू दिया है 2 इंटू 10⁻11। हमने जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए हैं ना गाइस, मैक्सिमम क्वेश्चन में यंग्स मॉड्यूलस यही है, क्योंकि ये स्टील का यंग्स मॉड्यूलस होता है। तो 2 इंटू 10⁻11 एंड गाइस यहाँ पे स्ट्रेन कितना है? 5 इंटू 10⁻³ एंड वहां पे स्ट्रेन का स्क्वायर करना है। तो इसको सॉल्व करके गाइस आंसर आ रहा है आई थिंक 25 इंटू 10⁻5। चेक कर लेते हैं। सो द आंसर इज 25 इंटू 10⁻5। आई थिंक सही आंसर होगा। यस, तो विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 25 इंटू 10⁻5 बराबर है। लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनली 4 क्वेश्चंस रिमेनिंग गाइस, मैक्स 15 मिनट्स और आप फ्री हो जाओगे। यस, रेहान प्लीज रीड करना। The elastic potential energy stored in a steel wire of length 20 meters stretched through 2 centimeters is 80 joules. The cross-sectional area of the wire is. गाइस ये कितना आसान क्वेश्चन है, ये मेरे को बस फॉर्मूला में वैल्यूज डालने के लिए बोल रहे हैं। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम जेई मेंस एंड दिस इज 2023। उन्होंने हमें ओरिजिनल लेंथ दिया है, ओरिजिनल लेंथ है 20 मीटर्स एंड गाइस उन्होंने चेंज इन लेंथ भी दिया है। उन्होंने बोला है द लेंथ इंक्रीजेस बाय 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर मतलब आपका डेल्टा एल हो गया, तो इट इज 2 इंटू 10⁻² एंड ओरिजिनल लेंथ दिया है 20 मीटर्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे को डेल्टा एल अपॉन एल का वैल्यू मिल जाएगा 10⁻³ अच्छा, ये मेरा स्ट्रेन हो गया। अब मेरा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला है हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। क्या मेरे को स्ट्रेन ऑलरेडी मिल चुका है? यस, कितना है स्ट्रेन? स्ट्रेन आता है डेल्टा एल अपॉन एल को सॉल्व करके, तो ये आता है 10⁻³ तो यारो ये 10⁻³ है। फिर यंग्स मॉड्यूलस भी मुझे दिया रहेगा। यंग्स मॉड्यूलस उन्होंने दिया है एज ऑलवेज 2 इंटू 10⁻11 और एनर्जी दिया है। एनर्जी कितना दिया है उन्होंने? 80 जूल्स, तो एनर्जी आ गया 80। अच्छा, और नीचे वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। अच्छा, लेंथ दिया है 20। अच्छा, तो मेरे को सब वैल्यूज मिल गए, सिर्फ क्या निकालना है? एरिया। सॉल्व करके आंसर आ गया। गाइस दीज क्वेश्चंस आर द इजीएस्ट ऑफ द एंटायर चैप्टर। फिर भी बल्क मॉड्यूलस में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, शेयर मॉड्यूलस में तो और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। यंग्स मॉड्यूलस वाला इजी रहता है, पर उसमें कुछ कुछ में फिर देखो एक्सेलरेशन निकाल के, टेंशन निकाल के कुछ करना पड़ता है। ये वाले क्वेश्चंस में कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधा लिखना है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। और वो लोग क्वेश्चन में ऐसा इंफॉर्मेशन देंगे जिससे आपको ये स्ट्रेन निकल जाएगा। जैसे कि देखो अभी यहाँ पे उन्होंने चेंज इन लेंथ दिया था, ओरिजिनल लेंथ दिया था, तो मेरे को स्ट्रेन मिल गया एंड फिर उसके बाद बस यहाँ सब्स्टिट्यूट किया और वॉल्यूम के जगह लिखना है एरिया इंटू लेंथ। फिर उससे मेरे को एरिया अननोन है, लेंथ तो पता है, तो आंसर आ जाएगा। चलो गाइस लिखते हैं सॉल्यूशन एंड देन वी आर ऑलमोस्ट गोइंग टू क्लोज वेरी सून। देखो क्वेश्चन नंबर 42 ऑफ दिस चैप्टर, यहाँ पे लिखना गाइस कि डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू
इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻², 2 सेंटीमीटर दिया था एंड ओरिजिनल लेंथ दिया है 20 मीटर्स, तो अपॉन 20। अच्छा, तो गाइस यहाँ आंसर आएगा 10⁻⁻³ और लिख दो दिस इज इक्वल टू स्ट्रेन, यहाँ लिख देना दिस इज इक्वल टू स्ट्रेन। गाइस एक बार आपको स्ट्रेन का वैल्यू मिल गया तो आप लिखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप यू आर आल्सो फाइंडिंग दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर इजी। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। और स्टूडेंट्स यहाँ पे स्ट्रेन का वैल्यू क्या है, देखो स्ट्रेन का वैल्यू है 10⁻³ और गैस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो एनर्जी का वैल्यू कितना दिया है 80 और वॉल्यूम के जगह एरिया इंटू लेंथ लिखो, तो लिखो 80 अपॉन एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू हाफ इंटू यंग्स मॉड्यूलस है 2 इंटू 10⁻11 एंड स्ट्रेन आया है 10⁻³ उसका स्क्वायर है। नाउ गाइस लेंथ इज 20 मीटर्स, यहाँ लिख दो लेंथ इज हाउ मच 20 मीटर्स, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर इजी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा क्योंकि एवरीथिंग एल्स इज नोन, सिर्फ एरिया इज अननोन। चेक करेगा इस एरिया का आंसर कितना आता है, तो एरिया का आंसर आता है 40 मिलीमीटर स्क्वायर। तो प्लीज लिखो, उनको मिलीमीटर स्क्वायर में आंसर चाहिए था, तो 40 mm स्क्वायर इज द आंसर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो यस लिख दो, लास्ट 3 क्वेश्चंस एंड देन वी क्लोज। ठीक है, थैंक यू। ओके गाइस, ऑफलाइन स्टूडेंट्स अमेजिंग सपोर्ट फ्रॉम योर साइड, हर इंटरेक्शन आपने आज इतना अच्छा करा है, रियली मीन्स अ लॉट टू मी। लेट्स डू 3 मोर क्वेश्चंस, लास्ट 10 मिनट्स हैं, आप फ्री हो जाओगे उसके बाद। क्वेश्चन 43, यस रेहान प्लीज गो अहेड। A stone of mass 20 grams projected from a rubber catapult of length 0.1 meter and area of cross section 10⁻⁻6 meter square, stretched by an amount 0.04 meter. The velocity of the projected stone is. वैसे देखो, जब बचपन में मैं क्रिकेट खेलता था अपने बिल्डिंग में, तो हमारे बिल्डिंग के सामने एक आंटी थी जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती थी जब भी बॉल उनके प्रीमाइसिस में जाता था। तो एक दिन हम लोगों ने, सब बच्चों ने गुस्से में आके सोचा करके आज क्या करेंगे कि स्टोन्स लेंगे और वो कैटलपोल्ट को यूज करके उसको एक्सटेंड करके आंटी के घर के खिड़की पे स्ट्राइक करेंगे। और ये आई थिंक आप में से सब लोगों ने क्रिकेट खेलते हुए ये किया ही रहेगा कि कोई ना कोई अंकल या आंटी रहते हैं बिल्डिंग में या सामने वाले घर में या कॉलोनी में जो आपसे नाराज रहते हैं। तो हमने ये बहुत ट्राई करा, हमारा एम बराबर हो नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि तब शायद फिजिक्स बराबर नहीं आती थी। अब मैं आपको सिखाता हूँ हाउ टू यूज दिस कंसेप्ट। क्या आपको बताता हूँ गाइस, जब आप रबर में स्टोन को अटैच करके अगर पुल करोगे तो रबर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। यही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने सीखा है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, ये हम लोगों ने सीखा है। अच्छा, तो व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो देखो मैंने वॉल्यूम के जगह लिखा है एरिया इंटू लेंथ। एंड एनर्जी कितनी स्टोर्ड है वो रबर के अंदर, व्हेन आई एक्सटेंड द रबर, रबर बैंड होता है, देखो उस रबर बैंड के अंदर हम लोग स्टोन को लेते हैं और रबर बैंड को एक्सटेंड करते हैं। सो वंस वी एक्सटेंड द रबर बैंड, रबर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और यही वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला है, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। अच्छा, तो अब यहाँ पे वॉल्यूम के जगह आपको लिखना है एरिया इंटू लेंथ। और गाइस उन्होंने सब वैल्यूज आपको दिए हैं, उन्होंने आपको यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रबर दिया है, एरिया भी दिया है, लेंथ भी दिया है, और स्ट्रेन की जगह हम क्या लिखेंगे? डेल्टा एल अपॉन एल। अच्छा, उन्होंने हमें क्वेश्चन में डेल्टा एल भी दिया है बाय द वे, तो इससे मुझे क्या है? एनर्जी मिल जाएगा। अब यही एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन। तो इस एनर्जी के जगह मैं लिख दूंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन हाफ mv स्क्वायर। अब बस गाइस मेरे को वैल्यूज डालना है क्योंकि मास ऑफ स्टोन भी दिया है और आरएचएस में तो मेरे पास हर एक वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। सॉल्व करके वेलोसिटी आता है एंड इट कम्स आउट एज 20 मीटर पर सेकंड। तो गाइस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, आई विल एक्चुअली स्टार मार्क दिस क्वेश्चन even though this question is also not difficult, but this is the maximum level at which they can go when it comes to energy का question। वो क्या बोल रहे हैं कि रबर बैंड में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो एनर्जी मिल जाएगी स्टोन को एज काइनेटिक एनर्जी। तो रबर बैंड के अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड है, ये हमारा इक्वेशन है, इससे हम निकाल सकते हैं। गाइस मेरा सिर्फ एक ही डर है, आप में से कुछ लोग होंगे जो शायद गलती से एग्जाम में लिख के आएंगे एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। गलत हो गया। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ गाइस कि प्लीज सिली मिस्टेक मत करो। हम ऑन द स्पॉट इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि बार बार मैं बता रहा हूँ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
तो ये वॉल्यूम लेना मत भूलना, और वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, तो वो भी आप लिख सकते हो, तो बस आंसर आ जाएगा। चलो लिखते हैं गाइस और देखते हैं कि आंसर मैच करता है क्या। तो गाइस लिखो क्वेश्चन 43, एनर्जी स्टोर्ड इन द rubber band per unit volume is given by half into y into strain square। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वॉल्यूम के जगह आपको लिखना है एरिया इंटू लेंथ, यहाँ लिखना एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू हाफ इंटू वाई, और गाइस स्ट्रेन के जगह आपको लिखना है डेल्टा एल अपॉन एल और उसका स्क्वायर। तो स्ट्रेन की जगह आपको लिखना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का स्क्वायर। अब गाइस यहाँ पे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक लेंथ कैंसिल होगा यहाँ नीचे एल स्क्वायर से, तो आपके पास इक्वेशन क्या बचेगा देखना, आप भी लिखो एनर्जी विल बिकम इक्वल टू हाफ इंटू वाई इंटू ए इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। ये आपके पास इक्वेशन बचेगा। अब हमारे को सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं तो हमें एनर्जी मिल जाएगा, बट गाइस प्लीज समझना, दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द रबर बैंड विल बी ट्रांसफर्ड टू द स्टोन। तो ये एनर्जी स्टोन की हो जाएगी व्हेन द रबर बैंड ट्रांसफर्स द एनर्जी, तो स्टोन को मिलेगी काइनेटिक एनर्जी, तो यही एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन। तो लिखो हाफ mv स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू हाफ इंटू यंग्स मॉड्यूलस इंटू एरिया इंटू डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। अब इस दोनों तरफ हाफ कैंसिल करो, फिर सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो वैल्यूज क्या दिया चेक कर लेते हैं गाइस। मास हैज बीन गिवन एज 20 ग्राम्स, तो गाइस मास को 20 ग्राम्स दिया है, तो यहाँ लेफ्ट साइड में प्लीज लिखो 20 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में लेना है, इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है गाइस, न्यूमरेटर में यंग्स मॉड्यूलस है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रबर कितना दिया है गाइस, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रबर इज 0.5 इंटू 10⁹ ये दिया है उन्होंने, तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रबर इज 0.5 इंटू 10⁹। फिर गैस एरिया कितना दिया है वो चेक कर लेते हैं, एरिया हैज बीन गिवन एज 10⁻⁶। एक बार चेक करते हैं गैस यही वैल्यूज दिए हैं क्या, रेहान रीड करना, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रबर कितना दिया है, 0.5 into 10⁻⁹ एरिया कितना दिया है, 10⁻⁻�6। मतलब गैस डायरेक्टली दिया है, मैं बस क्या चेक कर रहा था कि हमें कुछ यूनिट कन्वर्ट करना है कि नहीं, डायरेक्टली दिया है, तो दिस इज द इजी क्वेश्चन नाउ। यंग्स मॉड्यूलस था 0.5 10⁻⁹, एरिया इज 10⁻⁻�6, और ये डेल्टा एल भी दिया रहेगा, दैट द रबर इज एक्सटेंडेड बाय, ऐसे कुछ तो वर्ड्स में दिया रहेगा। रेहान क्वेश्चन रीड करना ताकि सबको समझ में आए। A stone of mass 20 gram is projected from a rubber catapult of length 0.1 meter and area of cross section 10⁻⁻�6 meter square, stretched by an amount 0.04 meter. गैस स्ट्रेच्ड बाय एन अमाउंट 0.04 मीटर, मतलब जो रबर बैंड स्ट्रेच हुआ है इसका मतलब उसका जो चेंज इन लेंथ है ये 0.04 है। यहाँ पे लिख दो गैस, ऑलमोस्ट क्वेश्चन डन है। यहाँ लिखो 0.04 का स्क्वायर, 0.04 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय गाइस क्या आएगा, लेंथ, एंड लेंथ आई थिंक दिया है 0.1 मीटर्स, एक बार चेक करते हैं। यस, तो इसी के साथ गाइस ये वैल्यूज इनपुट हो गए, फिर आप बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करो, वी स्क्वायर आ जाएगा 400, तो वेलोसिटी आता है √400 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है, तो यस लिखो लास्ट 2 क्वेश्चंस एंड देन वी क्लोज। अब एक नीट का क्वेश्चन है और शायद एक सीईटी क्वेश्चन है एंड देन वी क्लोज। ओके दिस इज क्वेश्चन 44 ऑफ दिस चैप्टर। यस रेहान प्लीज रीड करना 44th क्वेश्चन। When a block of mass m is suspended by a long wire of length L, the length of the wire becomes capital L plus small l. The elastic potential energy stored in the extended wire is. गाइस देखो ये है क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2019। दिस इज सच एन इजी क्वेश्चन कि आपको पहले बस स्ट्रेन निकालना है। तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ दिया है कैपिटल एल और फाइनल लेंथ क्या दिया है, कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल। तो गाइस देखो चेंज इन लेंथ क्या होता है, कल भी हमने क्वेश्चन किया था, मेरे को याद है कल हमने क्वेश्चन किया था रिंग और डिस्क का, उसमें चेंज इन लेंथ आया था 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो यहाँ पे भी ऐसा ही करना है। फाइनल लेंथ क्या दिया है, फाइनल लेंथ दिया है कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल एंड इनिशियल लेंथ है कैपिटल एल, तो दिस इज फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, ये कैंसिल हुआ, तो स्मॉल एल इज द आंसर। तो इसका मतलब गाइस चेंज इन लेंथ हो गया स्मॉल एल, ओरिजिनल लेंथ है कैपिटल एल, मुझे स्ट्रेन मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है एनर्जी स्टोर्ड।
अच्छा, अब उन्होंने बोला मास m हैंग कर रहा है, तो स्ट्रेस कैसे निकालूंगा? फोर्स अपॉन एरिया. व्हाट इज द फोर्स जब एक मास m हैंग कर रहा है किसी भी वायर से? द फोर्स विल बी mg. तो mg अपॉन एरिया. तो गाइस एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर. वो तो हमने किया, पर एक और फॉर्मूला है ना, एक और वर्जन है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. कितना है स्ट्रेस गाइस? फोर्स अपॉन एरिया. और फोर्स कितना था? mg. तो mg अपॉन एरिया. अच्छा, स्ट्रेन कितना है वो भी ऊपर बताया, स्मॉल l बाय कैपिटल L. बस सब्स्टिट्यूट करो. और गाइस एक और चीज हमेशा की तरह देखो, वॉल्यूम के जगह क्या लिखना है? एरिया इंटू लेंथ. फिर यहाँ दोनों तरफ नीचे लेंथ कैंसिल होगा, एरिया भी कैंसिल होगा, आपका आंसर आएगा mg l by 2. mg स्मॉल l by 2 टू बी स्पेसिफिक. दिस इज द आंसर. गाइस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली. देखो, इवन दो इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम नीट एग्जाम, दिस मींस दैट this can easily be asked in BitSat as well. You just need to understand कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम के तीन फॉर्मूला है. पहला है हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, उस पे हमने 3 क्वेश्चन किए. दूसरा है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, इस पे हम आज का ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं. तो इसमें हम गाइस क्या करेंगे? फॉर्मूला लिख दिया, स्ट्रेस के जगह लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स कितना है? mg. तो mg अपॉन एरिया. और स्ट्रेन की जगह चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो चेंज इन लेंथ है स्मॉल l, ओरिजिनल लेंथ कैपिटल L. कैसे हो गया? और वॉल्यूम के जगह लिखो एरिया इनटू लेंथ. तो गाइस एक बार कॉपी करते हैं और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करके क्लोज करते हैं. प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन 44. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम is given by half into stress into strain, half into stress into strain. अब गाइस यहीं पे हम डायरेक्टली स्ट्रेस और स्ट्रेन लिख देते हैं. अच्छा, पहले यहां लिखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम के जगह लिखो एरिया इनटू लेंथ. और गाइस स्ट्रेस क्या होता है लिख दो, स्ट्रेस यहां लिख दो फोर्स अपॉन एरिया. एंड गाइस स्ट्रेन के यहां पे लिख दो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. अब गाइस यहाँ पे फोर्स क्या है? यहाँ पे फोर्स है mg. और गाइस यहाँ पे चेंज इन लेंथ क्या आएगा वो भी लिख देते हैं. यहाँ पे लिख दो गाइस फोर्स इज इक्वल टू mg, बॉक्स बना दो. एंड गाइस यहाँ पे चेंज इन लेंथ में लिख दो डेल्टा L इज इक्वल टू कैपिटल L प्लस स्मॉल l माइनस कैपिटल L. देखो हमेशा चेंज इन लेंथ होता है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ. तो यारो उन्होंने फाइनल लेंथ दिया था, इनिशियल लेंथ दिया था, मैं बस सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. तो डेल्टा L का वैल्यू आ जाएगा स्मॉल l. अब बस गाइस हम ये दोनों टर्म्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा गाइस, लिखो डायरेक्ट आंसर लिख दो. इसके बाद एनर्जी बच जाएगा एज इक्वल टू mg स्मॉल l बाय 2. तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये भी कंप्लीट हुआ. लास्ट 3-4 मिनट्स बचे हैं लेक्चर के. विल डू वन फाइनल क्वेश्चन एंड विल क्लोज. यहां तक क्लियर है गाइस? तो यस लिख देना. थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 नहीं, क्वेश्चन 45 ऑफ दिस चैप्टर. यस रेहान, ये लास्ट क्वेश्चन रीड करना. दिस इज अगेन फ्रॉम जेईई मेंस 2020. लास्ट क्वेश्चन वाज बिटसेट लेवल. ये इस टाइप का क्वेश्चन सीईटी में आज तक आया ही नहीं है, इसलिए वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करा. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. रेहान प्लीज रीड करना. Two steel wires having same length are suspended from a ceiling under the same load. If the ratio of their energy stored per unit volume is 1:4, the ratio of their diameters is. गाइस देखो एक बार स्क्रीन पे देखो, कंसेप्चुअली करते हैं 1 मिनट में, फिर 1 मिनट में लिखते हैं. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का तीसरा फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे अप्लाई करके दे रहा हूँ. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का थर्ड वर्जन था हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई. तो स्ट्रेस के जगह में क्या लिख सकता हूँ? फोर्स अपॉन एरिया. एंड गाइस मैं ये वाला ही इक्वेशन क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज दोनों वायर्स आर मेड ऑफ स्टील, तो दोनों का यंग्स मॉड्यूलस सेम होगा. तो इसीलिए जब मैं रेशो लूंगा, रेशो क्या लूंगा? फर्स्ट वायर का एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सेकंड वायर का एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो जब मैं रेशो लूंगा ऐसे, तो दोनों का y कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा पहले वायर के स्ट्रेस का स्क्वायर, पहले वायर के स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दूसरे वायर के स्ट्रेस का स्क्वायर. फिर से सुनना गाइस, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने लिखा है, दोनों वायर्स का एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में डिवाइड करने वाला हूं. तो पहले वायर का एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दूसरे वायर का एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों को डिवाइड कर रहा हूं मैं. तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये 2 और y कैंसिल होगा. क्यों y कैंसिल होगा? बिकॉज बोथ वायर्स आर मेड अप ऑफ स्टील. और हमने कल के लेक्चर में देखा था कि यंग्स मॉड्यूलस ओनली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल. तो इसके लिए दोनों का यंग्स मॉड्यूलस कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ. ये बचा पहले वाले वायर के स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन दूसरे वायर के स्ट्रेस का स्क्वायर. अब उन्होंने ये भी दिया है
कि बोथ हैव द सेम लोड, तो दोनों का फोर्स सेम है, तो फोर्स भी कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या 1/A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/A2 स्क्वायर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, तो मेरा आंसर बचेगा A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर। और गाइस यहाँ LHS में उन्होंने दिया था दैट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इन द रेशियो 1:4, तो यहाँ 1:4 आ गया, और यहाँ देखो A2 स्क्वायर ऊपर गया, A1 स्क्वायर नीचे आया, तो मुझे अभी A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर मिल गया 1/4, तो मुझे A2 अपॉन A1 मिलेगा 1/2। पर गाइस सिली मिस्टेक मत करना, उन्होंने रेशियो ऑफ एरिया नहीं पूछा है, उन्होंने रेशियो ऑफ डायमीटर पूछा है। अब एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर या तो पाई डी स्क्वायर बाय 4, वेयर डी इज डायमीटर, तो इसका मतलब एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा d2 स्क्वायर बाय d1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। अब अंडर रूट ले लो और रेसिप्रोकल लो, तो d1 अपॉन d2 आ जाएगा इक्वल टू √2/1। दिस इज द आंसर। तो गाइस एक समरी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम के 3 फॉर्मूला है। पहला हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, उस पे हमने 3 क्वेश्चंस करे 41, 42, 43। दूसरा फॉर्मूला है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, उस पे लास्ट क्वेश्चन करा। और तीसरा फॉर्मूला है हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई, उसको इस क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। एक और चीज, एरिया का रेशियो आने के बाद यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है, उन्होंने डायमीटर का रेशियो पूछा है, तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर, तो A2 अपॉन A1 के जगह लिखना पड़ेगा d2 स्क्वायर बाय d1 स्क्वायर, फिर अंडर रूट ले लो, तो आपको d2 बाय d1 या d1 बाय d2 मिल जाएगा। गाइस लिखो लास्ट क्वेश्चन एंड वी कैन क्लोज। क्वेश्चन 45, गाइस अच्छे से लिखना, यहाँ पे सब लोग लिख देना एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई, हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई। अब गाइस उन्होंने बोला है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का रेशियो है 1:4, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का रेशियो 1:4 है, तो E1 बाय V1 डिवाइडेड बाय E2 बाय V2 इज इक्वल टू, गाइस क्योंकि दोनों वायर स्टील के थे तो दोनों का यंग्स मॉड्यूलस सेम होगा, तो डिवाइड करते समय y कैंसिल होगा, 2 भी कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा पहले वायर के स्ट्रेस का स्क्वायर यानी F/A1 का स्क्वायर अपॉन दूसरे वायर के स्ट्रेस का स्क्वायर यानी F/A2 का स्क्वायर। गाइस देखो मैंने दोनों का फोर्स सेम लिखा है बिकॉज बोथ वायर्स हैव द सेम लोड। अच्छा, और ये रेशियो ऑनलाइन स्टूडेंट्स दिया है 1:4, तो लिखो 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा F कैंसिल करो, एक्चुअली F स्क्वायर कैंसिल होगा, फिर गाइस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, तो A2 स्क्वायर न्यूमरेटर में आएगा, तो लिखना A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो गाइस A2 बाय A1 का आंसर आ जाएगा इक्वल टू हाफ। अब स्टूडेंट्स ये A2 बाय A1 का आंसर आ जाएगा हाफ। अब एरिया इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट गाइस, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर d2 स्क्वायर बाय d1 स्क्वायर ऑनलाइन स्टूडेंट्स इज इक्वल टू हाफ, अंडर रूट लेंगे तो d2 बाय d1 आ जाएगा 1/√2, उनको d1 बाय d2 चाहिए था तो रेसिप्रोकल लिख दो, तो d1 बाय d2 विल बिकम इक्वल टू √2/1। गाइस आप बुक्स क्लोज कर सकते हो, अपना लेक्चर कंप्लीट हुआ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखना। 75% चैप्टर हो चुका है, टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू गाइस।